हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 24/7। स्वागत है आप सबका एक और डिटेल लेक्चर में जो लॉज ऑफ मोशन के ऊपर होगा, जिसके अंदर हम लोग लॉज ऑफ मोशन को थ्योरी क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज की हेल्प से कंप्लीट करने वाले हैं। ये लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बच्चों दूसरी क्लास है। इसके अंदर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक, जो लॉज ऑफ मोशन में मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम्स आते हैं, पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सबको निपटाने वाले हैं। और फिर बाद में लास्ट में हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, जितने भी पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। लेकिन फ्रिक्शन के अलावा, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि फ्रिक्शन के ऊपर मैं अलग से एक दो और आधे घंटे की क्लास रिकॉर्ड करूँ, जिसके अंदर फ्रिक्शन की सारी थ्योरी, सारे क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट है, और मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं वो, और उसके जो पीवाईक्यूज हैं उसके लिए एक अलग सेशन बनाऊँ, है ना। फ्रिक्शन के अलावा जितनी भी चीज़ें लॉज ऑफ मोशन से रिगार्डिंग है, वो हमारी आज की इस क्लास में ख़त्म हो जाएगी। तो इस क्लास की हेल्प से तुम लोग नोट्स भी बना सकते हो। क्लास का जो पीडीएफ है तुम लोगों को नीट अड्डा के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाकी अगर तुम्हें लेक्चर को ये पसंद आए तो डेफिनेटली बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने जो वैल्यूएबल फीडबैक्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मानो अगर तुम लोग इस तरीके से पढ़ के सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर मानो कोई बच्चा पर स्केड्यूल पढ़ना चाहता है ना, डेली क्लासेस की हेल्प से पढ़ना चाहता है, तो फिर बाद में तुम लोग अड्डा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर हमारा जो बैच है, जिसका नाम है सारांश बैच, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर बैच को तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उस बैच में ये है कि जितनी क्लासेस और पर स्केड्यूल है उससे ज़्यादा क्लासेस लग जाती है, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को बिल्कुल वैसे पढ़ना है तो तुम लोग वैसे भी पढ़ सकते हो। बाकी बच्चों, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिकॉर्ड करके इस तरीके से डिटेलिंग में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो इसी नोट के ऊपर मैं आज की क्लास की शुरुआत करना चाहूँगी। शुरू करते हैं डिस्कशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो कि है फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक। जब भी तुम लोगों को टाइम लगे प्लीज़ पिछली क्लास के रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेना। बाकी अभी के लिए तुम लोग इस क्लास में जुड़ सकते हो, जिसके अंदर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक और उसके एप्लीकेशंस को करने वाले हैं। जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक है क्या, और फिर उसको बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स में अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि ये देख लो, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुमने या तो किसी टेस्ट में या फिर तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज़रूर से देखे होंगे, और इन सारे क्वेश्चन टाइप्स को बच्चों हम लोग आज ही कंप्लीट करने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर एडू शुरू करते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक के बारे में बात करना। तो देखो बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक ना बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि मानो अगर मेरे पास एक बॉडी है, और उस बॉडी के ऊपर अगर मानो मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, तो उन मल्टीपल फोर्सेस के लगने की वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग कॉन्सिक्वेंस बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस बता देती हूँ, जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, जो तुम लोगों को बहुत बार फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक की हेल्प से अप्लाई करने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में। तो बच्चों, सबसे पहले तो आ जाता है वेट ऑफ द बॉडी। एंड नाउ आई एम होपिंग वेट ऑफ द बॉडी के बारे में तुम्हें पता हो कि अभी जितनी भी चीज़ हैं जिनके पास मास है, तो वो दूसरी चीज़ जिसके पास भी मास है उसको अट्रैक्ट करती है। तो कोई भी दो बॉडीज जिनके ऊपर मास है, नो मैटर उन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो अभी जो अर्थ है हमें किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, उस फोर्स को हम लोग क्या नाम दे देंगे, वेट ऑफ द बॉडी दे देंगे। तो जो वेट ऑफ द बॉडी है, ऑब्वियस सी बात है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा। जैसे कि मानो ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर मैं बॉडी को रख दूं, सो ऑब्वियस सी बात है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा। मानो अगर मैं इस बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख दूं, तो कंसेप्ट थोड़ी बदलेगा, अब भी जो वेट ऑफ द बॉडी है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा। उसी तरीके से मानो अगर मैंने ये बॉडी में इस तरीके से ऐसे एक वॉल के ऊपर चिपका दूं, तब भी जो वेट ऑफ द बॉडी है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा। तो इतना समझ आ जाना चाहिए कि वेट ऑफ द बॉडी एक ऐसा फोर्स है जो किसके ऊपर लगता है। ये एक ऐसा फोर्स है जो लगता है बॉडी के ऊपर, किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, है ना, अर्थ की वजह से। तो मैं बोल दूंगी कि भाई यहाँ पर मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है उसको मैं सिंपली सिंपली mg बोल सकती हूँ। मानो अगर मैं एक ऐसे इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रखूँ जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो बच्चों देखो इतनी कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। यहाँ पर मेरे पास आ गया mg, ठीक है। अब मानो मैं mg के इस तरीके से कंपोनेंट्स बनाना चाहूँ। अब अगर मानो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा ना। और अगर मानो ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो अगर ये एम जी है तो यहाँ पर आ गया मेरे पास एम जी कॉस थीटा, यहाँ पर आ गया मेरे पास एम जी साइन थीटा, ठीक है। अगर मानो किसी बच्चे को एंगल नहीं समझ आए तो देखो मैं एंगल समझाती हूँ। तो मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर इस तरीके से एम जी है, ठीक है। यहाँ पर एम जी का एक कंपोनेंट आएगा, यहाँ पर एम जी का एक कंपोनेंट आएगा। अब अगर मानो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी तो थीटा हो गया ना।
है ना? तो अगर मानो ये mg है तो यहाँ पर मुझे थीटा देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर सकती हूँ कि भाई देखो इस डायरेक्शन में तो लगा mg विच इज़ द वेट ऑफ द बॉडी। लेकिन मानो अगर मुझे ये भी लगाना हो कि ये भी निकालना हो कि जो वेट ऑफ द बॉडी है उसका कितना कंपोनेंट लग रहा है पैरेलल टू द प्लेन और कितना कंपोनेंट लग रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस, मैं वो भी निकाल सकती हूँ। तो मुझे पता लगे भाई यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो लगेगा वो मेरे पास mg cos थीटा आ गया। और उसी तरीके से जो इस तरीके से अलोंग द प्लेन लगेगा उसकी वैल्यू मेरे पास इस तरीके से mg sin थीटा आ गई, है ना? वैसे मानो अगर ये बॉडी को मैं इस तरीके से वॉल से चिपका के रखूँ तो कंसेप्ट नहीं बदलेगा। अब भी जो वेट ऑफ द बॉडी है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगने वाला है जिसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास mg। इतनी क्लैरिटी आनी चाहिए। तो मैं इससे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एटलीस्ट इस चैप्टर में बात नहीं करनी है। एक पूरा का पूरा चैप्टर है जो डेडिकेटेड ही है ग्रेविटेशन से, और वो है तुम्हारा ग्रेविटेशन का चैप्टर क्लास 11th फिजिक्स का। अभी के लिए तुम्हें वेट ऑफ द बॉडी के बारे में इतना पता होना चाहिए। अब मानो अगर मैं आगे अपने डिस्कशन को लेके जाऊं तो दूसरा फोर्स जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए वो है नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन है जो सरफेस शो करती है क्योंकि तुमने सरफेस को छेड़ा। जैसे कि मानो एक बॉडी है या फिर बॉडी ले लो, तुम्हारी उंगली ले लो, अगर मानो तुम एक सरफेस को प्रेस करते हो तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही तो बोलता है कि भाई अगर ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी तो बी बॉडी भी ए बॉडी के ऊपर उतनी ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना? तो बस इसी लॉजिक के इस्तेमाल से जरा सा सोचो, मानो अगर ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर अगर मानो मैं एक बॉडी को रख दूं तो क्या इस बॉडी की वजह से क्या इस बॉडी के वेट की वजह से ये जो बॉडी है ग्राउंड के अगेंस्ट प्रेस नहीं हो रही है ना? तो मैं बोल दूंगी कि भाई ये जो बॉडी है वो ग्राउंड को प्रेस कर रही है जिसकी वजह से ये जब सरफेस रिएक्ट करेगी तो उस रिएक्शन को नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है। सो व्हेन अ बॉडी प्रेसेस अगेंस्ट अ सरफेस रिएक्ट्स फॉलोइंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अप्लाइंग द फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है, ये तुम लोगों को याद रखना है। तो मानो अगर ये मेरे पास बॉडी है, ठीक है, बॉडी के ऊपर फोर्स लगा mg जिसकी वजह से mg के फोर्स के साथ इसने सरफेस को प्रेस किया, तो अब ये जो सरफेस है ये भी इस बॉडी के ऊपर mg के मैग्नीट्यूड का रिएक्शन देगी, तो इसको नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है। एक ऐसा रिएक्शन जो सरफेस का है, नॉर्मल इसीलिए बोला गया क्योंकि नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो एक ऐसा रिएक्शन जो सरफेस का है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसी को नॉर्मल रिएक्शन बोला गया। उसी तरीके से एक बार सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगाते हैं। मानो अगर मैं बोलूँ कि भाई ये मेरे पास इंक्लाइन सरफेस है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू है 30 डिग्री, यहाँ पर मैंने 10 kg की बॉडी को रख दिया। अब मानो बच्चों अगर मैं तुमसे पूछती हूँ कि भाई बताओ यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन तुम लोगों को कितना देखने को मिलेगा, तो आई डो नॉट बिलीव कि उसको निकालना थोड़ा बिल्कुल भी मुश्किल होगा। देखो, मुझे अच्छे से पता है कि भाई यहाँ पर मेरे पास mg का फोर्स लगता है, यहाँ पर mg का फोर्स लग गया तो 10 kg है, तो 10 kg की वजह से यहाँ पर क्या लग गया, 10 kg की वजह से लग गया 100 न्यूटन। तो अभी मानो अगर मैं कंपोनेंट्स बनाऊं तो ये भी मेरे पास 30 डिग्री आया, तो यहाँ पर मेरे पास आया ना 100 cos of 30 डिग्री विच कैन बी रिटन एज इक्वल टू 50 √3। और यहाँ पर मेरे पास आया 100 sin of 30 डिग्री विच कैन बी रिटन एज इक्वल टू 50। तो बच्चों तुम जरा सा खुद से सोचो ना कि यहाँ पर ये बॉडी है, ठीक है, तो अगर मानो ये जो बॉडी है सरफेस को प्रेस कर रही है 50 √3 के फोर्स से, इसका मतलब जो ये सरफेस है वो भी रिएक्शन कितना शो करेगी, वो भी रिएक्शन इतने ही मैग्नीट्यूड का शो करेगी, 50 √3 न्यूटन। आई डो नॉट बिलीव इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा सोचोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। इस बॉडी ने ग्राउंड को प्रेस किया मान लो अगर 100 न्यूटन से, है ना, परपेंडिकुलरली प्रेस किया सरफेस को 100 न्यूटन से, तो परपेंडिकुलरली यहाँ पर सरफेस ने भी रिएक्ट किया 100 न्यूटन से जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर ये जो बॉडी है वो सरफेस को परपेंडिकुलरली प्रेस कर रही है 50 √3 के न्यूटन से, तो ये जो सरफेस है वो भी रिएक्ट करेगी 50 √3 के न्यूटन से, और बस इसी को क्या बोला गया बच्चों, इसी को नॉर्मल रिएक्शन बोला गया। ठीक है, अभी मैं मानूं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ, बस तुम्हें इतना नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। एक हम लोग ये एग्जाम्पल भी कर सकते हैं कि मानो भाई ये ना एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार है और ये मेरे पास एक ब्लॉक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस ब्लॉक को प्रेस कर दिया मानो 60 न्यूटन से, और अब मैं तुमसे पूछूं कि भैया बताओ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो तुम लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन एक ऐसा फोर्स है जो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगता है, जहां पर सरफेस रिएक्ट कर रही होती है क्योंकि तुमने सरफेस को प्रेस किया है।
तो अभी मानो अगर तुम इस बॉडी को 60 न्यूटन से इस तरीके से प्रेस करते हो, तो मतलब इस बॉडी ने इस वॉल को 60 न्यूटन से प्रेस किया। ये देखो, इस डायरेक्शन में लगा फोर्स ऑन द सरफेस, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है जी? ये वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू आ गई 60 न्यूटन। तो मैं तुम्हें वही तो बोल रही हूँ कि ये जो सरफेस है वो चुप थोड़ी रहेगी। तो अभी इस सरफेस ने, या फिर आई कैन से ये जो वॉल है, वो भी क्या करेगी, 60 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। बस इसी को क्या बोला जाता है? इसी को नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है। दिस इज माई नॉर्मल रिएक्शन। आई एम होपिंग तुम लोगों को नॉर्मल रिएक्शन का कंसेप्ट समझ आ गया हो। आगे तो हम लोग बच्चों इन सारे फोर्सेस को बहुत बार अप्लाई करने वाले हैं, अभी एक बार जान लो। उसी तरीके से बच्चों तीसरा फोर्स आ जाता है टेंशन प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। देखो, अगर मानो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्प्रिंग की बात नहीं कर रही मैं, स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मानो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तुम एक वायर को अज्यूम कर सकते हो स्ट्रिंग की फॉर्म में, है ना। तो अगर मानो मेरे पास एक स्ट्रिंग है और अगर मानो मैं उस स्ट्रिंग को खींचती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने उसके अंदर खिंचाव प्रोड्यूस किया है ना। तो अभी कोई भी चीज़ अपनी कन्फिगरेशन को नहीं चेंज करना चाहती। अगर मानो एक रबर बैंड है, मैं रबर बैंड को इस तरीके से स्ट्रेच कर दूँ, तो क्या उसका ये अपने ओरिजिनल कन्फिगरेशन के ऊपर नहीं वापस आना चाहता? बिल्कुल वापस आना चाहता है। तो होता क्या है कि जब हम लोग बॉडीज़ के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उनके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है, उनके अंदर एक रिस्टोरिंग प्रेशर डेवलप होता है, जो उनको अपनी ओरिजिनल कन्फिगरेशन और साइज में वापस लेके आने की पूरी कोशिश करेगा। अब मेरे पास थी स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग को खींच दिया, तो स्ट्रिंग के अंदर अभी एक ऐसा फोर्स डेवलप होगा जो चाहेगा कि स्ट्रिंग अपनी ओरिजिनल कन्फिगरेशन में वापस आ जाए। बस यही जो रिस्टोरिंग फोर्स एक स्ट्रिंग के अंदर डेवलप होता है जब हम उसको खींचते हैं, उसी को टेंशन बोला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा मैं स्ट्रिंग को स्ट्रेच करूंगी, जितना ही ज़्यादा खिंचाव मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ स्ट्रिंग के अंदर, उतना ही ज़्यादा स्ट्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा और उतना ही ज़्यादा मतलब टेंशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और ये जो टेंशन है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो हमेशा अवे फ्रॉम द सरफेस या फिर बॉडी लगता है। जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूँ, ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मैंने एक साइड से वॉल पे से कनेक्ट कर दिया, दूसरी साइड से मैंने एक बॉल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर खिंचाव है, ठीक है, मैंने बॉल को थोड़ा सा खींच लिया, तो अब यहाँ पर स्ट्रिंग में खिंचाव है। तो ये जो खिंचाव है वो रिस्टोरिंग नेचर का होता है कि भाई इसको ना तुम ऐसे करो, ऐसे मत खींचो प्लीज, प्लीज रिस्टोरिंग फोर्स आने दो। तुम इस स्ट्रिंग को ऐसे मत खींचो प्लीज, रिस्टोरिंग फोर्स आने दो। मतलब यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो इसको बोला जाता है अवे फ्रॉम द बॉडी। जैसे देखो, वॉल के ऊपर फोर्स लग रहा है ऐसे, क्योंकि स्ट्रिंग को लग रहा है कि वॉल इसको खींच रही है, तो ये फिर ये वाले पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग को अंदर की डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश कर रहा है। और उसी तरीके से यहाँ पर बॉल के ऊपर जो टेंशन लगेगा वो अगेन अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, कि स्ट्रिंग को लग रहा है कि जो बॉल है इसको बाहर की डायरेक्शन में खींच रही है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अंदर की डायरेक्शन में आ गया। तो ये चीज़ याद रखना बच्चों कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो यहाँ पर टेंशन है, वो इस तरीके से पेयर में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर एक स्ट्रिंग है तो दोनों साइड से कुछ ना कुछ तो कनेक्टेड होगा। तो दोनों साइड से जो कुछ भी कनेक्टेड है उनके ऊपर जो टेंशन लगेगा वो अवे फ्रॉम दी सर्फेसेस लगेगा, वो अवे फ्रॉम दी बॉडी लगेगा। जैसे कि मानो अगर मैं इन दोनों बॉडीज की बात करूँ जिनको मैंने एक स्ट्रिंग से जोड़ दिया, तो अभी पहले वाले बॉडी के ऊपर जो टेंशन लगेगी वो इस डायरेक्शन में होगी, दूसरे वाले के ऊपर जो लगेगी इस डायरेक्शन में होगी। बट टेंशन इज गोइंग टू बी ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द स्ट्रिंग। मैंने क्या बोला? मैंने बोला दैट टेंशन विल बी सेम, टेंशन विल बी ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड की होगी, ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कि मानो अगर एक ही स्ट्रिंग है तो इसके अंदर ऐसा नहीं होगा एक ही स्ट्रिंग में यहाँ पर टेंशन 20 न्यूटन की डेवलप हो रही है, यहाँ पर टेंशन 10 न्यूटन की डेवलप हो रही है। अगर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स है तो डिफरेंट डिफरेंट टेंशन डेवलप होगी। लेकिन जब तक मैं एक ऐसे पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ जिसके दोनों साइड के ऊपर सेम चीज़ें हैं, जैसे कि मानो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग की बात करूँ, है ना, तो इसके ये वाली साइड के ऊपर जो बॉडी है और ये वाली साइड के ऊपर जो बॉडी है वो सेम है। अगर मानो मैं इस पॉइंट को भी स्टडी करूँ कि इसके भी लेफ्ट हैंड साइड पे वही बॉडी है, राइट हैंड साइड पे वही बॉडी है, तो जब मेरे पास एक स्ट्रिंग हो जिसके दोनों साइड के ऊपर सेम ऑब्जेक्ट है,
तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के लिए जो टेंशन है सेम हो जाएगी। जैसे कि मानो अगर मैं एक ही स्ट्रिंग की बात करूं, लेट अस अज्यूम कि मेरे पास एक स्ट्रिंग थी, यहाँ पर मैंने उसको ऊपर वाले पॉइंट को वॉल से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक बंदर लटका हुआ है, यहाँ पर दूसरा बंदर लटका हुआ है, यहाँ पर तीसरा बंदर लटका हुआ है। तो अब की बार स्ट्रिंग एक ही है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं। जैसे कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर वाली साइड वॉल है और उसके नीचे वाली साइड यहाँ पर ये वाला बंदर है। इसका मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर सेम टेंशन डेवलप हो रखी है। लेकिन ये वाली जो टेंशन है डिफरेंट होगी वो वाली टेंशन से जो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डेवलप कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनके आजू बाजू जो बॉडीज या फिर सर्फेसेज हैं, इट इज डिफरेंट देन इस पॉइंट के आजू बाजू जो सर्फेसेज या फिर बॉडीज हैं। आई एम होपिंग दिस इज क्लियर। समझो कि अगर मानो मैं यहाँ पर ये वाले पॉइंट की बात करूँ, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये बॉडी है, राइट हैंड साइड पे ये बॉडी है। मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये बॉडी है, राइट हैंड साइड पे ये बॉडी है। तो मतलब मैं ये बोल दूंगी यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके मानो हर एक पॉइंट के ऊपर टेंशन T1 है। उसी तरीके से मैं अभी अगर मानो मैं इन दोनों पॉइंट्स की बात करूँ, तो इन दोनों पॉइंट्स के भी ऊपर जो बॉडी है और जो नीचे जो बॉडी है सेम है। मतलब अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो अलग टेंशन के ऊपर होंगे, लेकिन यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं सेम टेंशन पे होंगे। मतलब T1 की वैल्यू T2 से अलग होगी, लेकिन यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं हर जगह टेंशन कितना है T2। आगे हम लोग जितना डिस्कस करेंगे उतनी क्लैरिटी आती जाएगी। अभी तुम लोगों को मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ टाइप्स ऑफ फोर्सेस से। फिर आ जाता है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली वो फोर्स है जो एक बॉडी को बांधे रखता है। जैसे कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि अगर मानो हम लोगों ने मून को नहीं बांधे रखा हुआ होता, तो क्या मून हमारे चक्कर लगाता? बिल्कुल भी नहीं। अगर मानो सन ने हमें बांधे हुए नहीं रखता तो नहीं रखा होता, तो क्या जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगा रहा होता? बिल्कुल भी नहीं। तो एक ऐसा फोर्स जो रोटेटिंग बॉडी के ऊपर लगता है, जो उसको हमेशा अंदर की डायरेक्शन में खींचता है, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो मानो अगर मेरे पास एम मास की बॉडी, ये थोड़ा सा काइनेमैटिक्स का है, लेकिन तुम लोग देख पा रहे हो मैं हर तरीके के फोर्स के बारे में डिटेलिंग में बता रही हूँ, तो यहाँ पर भी बताऊंगी। मानो मेरे पास एम मास की बॉडी है, वी की वेलोसिटी से जो बॉडी है या फिर वी की स्पीड के साथ जो बॉडी है सर्कल में घूम रही है, जिसके रेडियस की वैल्यू है आर। तो फिर यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग जाएगा? इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय mv²/r। एक बार जरा सा देख लीजिए ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, mv²/r। और उसी तरीके से मानो अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में लिखना हो, तो फिर बाद में सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या आ जाती है, ये। तो बच्चों ये हम लोग करते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन में और रोटेशनल मैकेनिक्स में, है ना। तो उसको मैंने थोड़ा सा बता दिया कि भाई देखो सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर तुम लोग लीनियर स्पीड की टर्म्स में लिखना चाहो तो ये है, और अगर एंगुलर स्पीड की टर्म्स में लिखना चाहो तो ये है ना। अब मैंने ये जितने भी तरीके के फोर्सेस बताए हैं, अब हम लोग उस नॉलेज को अप्लाई करने वाले हैं एफबीडी टेक्निक में, ताकि हम लोग ये जान सके कि एफबीडी टेक्निक है क्या और कैसे एफबीडी टेक्निक की हेल्प से जो मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, चाहे किसी भी तरीके की मैकेनिकल प्रॉब्लम हो जहाँ पर एक बॉडी हो, दो बॉडी हो या फिर मल्टीपल बॉडी हो जिनके ऊपर फोर्स लग रहा है, एफबीडी टेक्निक हमारे हमें बेसिकली एक हेल्प कर देती है, एक डायरेक्शन बता देती है कि जब भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे तो इक्वेशन कैसे लिखनी चाहिए। तो देखो बच्चों, अगर मानो कभी भी मैं किसी भी चीज़ के लिए इक्वेशन लिखना चाहती हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा मैं इक्वेशन लिख किसके लिए रही हूँ। क्योंकि मानो अगर मेरे पास एक सिस्टम है जहाँ पर एक ये वाली बॉडी है, एक ये वाली बॉडी है, एक ये वाली बॉडी है, तो मैं F इज इक्वल टू एम ए लिखना किसके लिए चाहती हूँ, पहले तो मुझे वो डिसाइड करना पड़ेगा। क्या मैं इसके लिए लिखना चाहती हूँ, क्या मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए लिखना चाहती हूँ, या मैं इसके लिए लिखना चाहती हूँ। तो इसको बोला जाता है कि सबसे पहले सिस्टम को डिसाइड कर लो कि आप इक्वेशन जिसके लिए भी डिफाइन करना चाहते हो, एक बार जरा सा उसको डिफाइन कर लो कि वो क्या है। सो डिसाइड दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट वी आर गोइंग टू पुट अंडर द ऑब्जर्वेशन। तो इसको बोला जाता है सिस्टम को डिसाइड करना। अब एक बार सिस्टम को डिसाइड कर लिया, फिर ये देख लो कितने कितने फोर्सेस और कितनी डायरेक्शन में इस सिस्टम के ऊपर लग रहे हैं। तो तुम इसका डायग्राम बना दो, फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक कि हम लोगों ने सिस्टम डिसाइड किया। मैंने डायग्राम में सिस्टम को इस तरीके से बस एक पॉइंट से बता दिया कि भाई ये जो सिस्टम है मैं उसको इस तरीके से एक पॉइंट की फॉर्म में डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं वो सारे के सारे फोर्सेस बिल्कुल सही डायरेक्शन में बनाऊंगी जो इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ ये लिखना है कि जो एक्सेलरेशन, मानो अगर ये एम मास है,
ठीक है, और नेट फोर्स की वैल्यू आ गई इतनी। तो जो इस एम मास में एक्सेलरेशन आएगा, जो इस सिस्टम में एक्सेलरेशन आएगा, वो इंडिविजुअल फोर्सेस की वजह से नहीं आएगा, नेट फोर्स की वजह से आएगा। तो मानो अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। दैट इज इट, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक। कि जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि बॉडी के ऊपर mg का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में। तो तुम्हें समझना पड़ेगा, बॉडी का एक्सेलरेशन नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है, इंडिविजुअल फोर्सेस की डायरेक्शन में नहीं होता। तो अगर मानो एक ऐसी बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है, मतलब इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में है। तो ये बेसिक वेक्टोरिकल एडिशन नहीं है कि जो नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है इट इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। यही नेट फोर्स है जो हमेशा मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन के इक्वल टू होता है। और इस तरीके से मैं तुम लोगों को इक्वेशन को काफ़ी बार लिख के दिखाने वाली हूँ। जैसे कि मानो मैं तुम्हें यहाँ पर ये बोलूँ कि भाई ये मेरी बॉडी है, ये बॉडी है 6 kg की। अब मैंने इस 6 kg की बॉडी के ऊपर इस तरीके से अपनी उंगली की हेल्प से 10 न्यूटन का फोर्स देके उसको वॉल से चिपकाया हुआ है। अब फिर यहाँ पर पूछा हुआ है कि बताओ कितना नॉर्मल रिएक्शन ये बॉडी एक्सपीरियंस करेगी। तो तुम देखो ना बच्चों, कि सबसे पहले तुम डिसाइड करो तुम ऑब्जर्व किसको कर रहे हो। तो मैं तो बॉडी को मैं तो बॉडी को ऑब्जर्व कर रही हूँ ना। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। तो इसको मैं सिस्टम की तरह ट्रीट करने वाली हूँ, है ना। तो अभी तुम देखो इस सिस्टम के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सारे बना दो। तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई एक तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे लगेगा, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन जो बॉडी के ऊपर लगेगा वॉल की वजह से। तो इस डायरेक्शन में आ गया मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जिन डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस हैं उस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो अगर मानो ये दोनों फोर्सेस एक्स एक्सिस में लग रहे हैं, एक्स एक्सिस में तो एक्सेलरेशन ही नहीं है। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है मतलब एक्स एक्सिस में नेट फोर्स की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब जो फोर्स राइट हैंड साइड पे लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड और जो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल टू है। कि भाई अगर नहीं बॉडी एक्सेलरेट कर रही है इस एक्सेस के अबाउट, मतलब इस एक्सेस के अबाउट जो फोर्सेस हैं एक दूसरे को कैंसल आउट कर चुके हैं। मतलब इस डायरेक्शन में जो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर उसको कैंसल आउट कर दिया है उस नॉर्मल रिएक्शन ने जो इस बॉडी के ऊपर लग रहा है इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। ठीक है। अब उसी तरीके से लिफ्ट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि एक लिफ्ट है ऊपर जा रही है मानो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, मास ऑफ द बॉडी 5 kg है। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ बताओ इसके ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक की हेल्प से चलो कि नंबर 1 डिसाइड करो कौन से यूनिवर्स के पार्ट को तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, और फिर उस यूनिवर्स के पार्ट को इस तरीके से एक पॉइंट पॉइंट से डिनोट कर दो, इस तरीके से एक डॉट से डिनोट कर दो। अब वो सारे फोर्सेस बना दो जो इस बॉडी के ऊपर या फिर इस सिस्टम के ऊपर लग रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई mg का फोर्स नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। तो mg का फोर्स आ गया मेरे पास नीचे की डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन आ गया ऊपर की डायरेक्शन में, है ना। अब हमें यहाँ पर गिवन है कि एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में है। तो यही तो है फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक जो तुम्हें ये बताता है कि नेट फोर्स अगर निकाल सकते हो तो मान लो नेट फोर्स की डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन आएगा। और अगर मानो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन गिवन है तो मान लो जो नेट फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो नेट फोर्स जिसको मैं बच्चों मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन की तरह लिख सकती हूँ वो ऊपर की डायरेक्शन में है। तो मेरे पास आ गया ना नेट फोर्स जो ऊपर की डायरेक्शन में है इट इज इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स। अब तुम्हें सिर्फ सब्सटीट्यूट ही तो करना है। m की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 6, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। m की वैल्यू है 5, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मेरे पास आ गई 80 न्यूटन। यू डोंट हैव टू मेमोराइज, तुम्हें मेमोराइज नहीं करना है, लेकिन तुम लोगों ने फॉर्मूला ज़रूर से कई बार देखा होगा कि मैं इस फॉर्मूला से देख पा रही हूँ दैट नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी गिवन बाय m मल्टीप्लाइड बाय g प्लस a, जब जो लिफ्ट है ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन शो करती है। और तुम जरा सा यार खुद से भी सोचो, देखो ये जो बॉडी है वो लिफ्ट की सरफेस के अगेंस्ट अपने आप को प्रेस कर रही है। तो ऑलरेडी उसकी वेट की वजह से वो mg की हेल्प से प्रेस कर रही थी, अब लिफ्ट भी ऊपर आ गई तो ऑब्वियस सी बात है बिकॉज लिफ्ट भी ऊपर आ गई तो अब जो बॉडी है सरफेस के अगेंस्ट और प्रेस हो रही है। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि भाई जब जब लिफ्ट इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में मूव करती है, जो नॉर्मल रिएक्शन है जिसको मैं एपरेंट वेट भी बोल सकती हूँ कि मानो अगर मैंने यहाँ पर एक वेइंग मशीन रखी होती
तो वेइंग मशीन ये थोड़ी मेजर करती है कि वो अर्थ से थोड़ी पूछ के आती है कि अर्थ भाई बताओ इसने तुमने इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगाया, नहीं। जो वेइंग मशीन है वो मेजर करती है कि तुम वेइंग मशीन को कितने फोर्स के साथ प्रेस कर रहे हो, है ना। और हम किसी भी चीज़ को जिस फोर्स के साथ प्रेस कर रहे होते हैं, जिस नेट फोर्स के साथ प्रेस कर रहे होते हैं, वो नॉर्मल रिएक्शन के मैग्नीट्यूड के ही तो इक्वल टू होता है। इसीलिए मैं बोल दूंगी कि यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है या फिर जो अपरेंट वेट है वो रियल वेट से बड़ा होगा। तो ये सारे कंक्लूजन्स हैं। कंक्लूजन्स याद नहीं करने होते, कंक्लूजन निकालना सीखो, फिर अगर तुम लोग चाहो तो कंक्लूजन को भूल सकते हो। उसी तरीके से मानो अब की बार अगर सेम लिफ्ट नीचे जा रही होती 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो अब भी स्टेप्स नहीं बदलेंगे बच्चों, स्टेप्स बिल्कुल वही रहेंगे कि सबसे पहले डिसाइड करना है कि मैं किसको स्टडी करने वाली हूँ, फिर जिसको भी मैं स्टडी करने वाली हूँ उसका इस तरीके से डायग्राम बना देना है, उसको पॉइंट की हेल्प से डिनोट कर देना है। अब बनाने हैं वो सारे फोर्सेस जो इसके ऊपर लग रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर लग रहा है, mg की वैल्यू जो नीचे लग रही है ना। अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि भाई जो एक्सेलरेशन है नीचे की डायरेक्शन में है, इसका मतलब नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है ना। तो इंडिविजुअल फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन नहीं होता, नेट फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन होता है। तो मैं लिख दूंगी भाई कि भाई जो नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, इट इज नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पर एक और इक्वेशन आई है, n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई g माइनस ए। अब तुम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हो, मैं तो बोल रही हूँ अगर तुम लोग भूलना चाहो इस इक्वेशन को भूल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो m की वैल्यू है 5, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 6, ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20 न्यूटन। तो बॉडी का वेट है कितना 50 न्यूटन, लेकिन जो बॉडी है सरफेस को 50 न्यूटन से प्रेस नहीं कर पा रही है। और तुम खुद सोचो, लिफ्ट जा रही है नीचे, अगर लिफ्ट बिल्कुल इस तरीके से स्टैटिक होती ना, तो अगर बॉडी का वेट है 50 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन में 50 न्यूटन देखने को ही मिलता। कि अगर मानो मैं इमेजिन करूँ कि जो लिफ्ट है रेस्ट के ऊपर है, तो लिफ्ट रेस्ट के ऊपर है, मतलब ये जो मेरा सिस्टम है इसका कोई एक्सेलरेशन ऊपर नीचे नहीं है, मतलब ऊपर नीचे वाले फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो अगर नीचे की डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर फोर्स है mg, या फिर मानो 100 न्यूटन, तो ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन भी 100 न्यूटन लगेगा। ऐसे ही होता है ना। तो अगर मानो लिफ्ट रेस्ट के ऊपर होती तो बॉडी सरफेस को प्रेस्ड कर रही होती अपने ही वेट के इक्वल टू फोर्स के साथ। लेकिन अगर मानो लिफ्ट ऊपर जाएगी किसी एक्सेलरेशन के साथ, तो अब जो लिफ्ट है वो भी प्रेस कर रही है बॉडी को, तो नेट प्रेसिंग बढ़ गया, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन रियल वेट से बड़ा हो गया। और अभी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अब की बार जो सरफेस है वो दूर भाग रही है, अपने आप को ज़्यादा प्रेस नहीं होने दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है, जिसको हम लोग एपरेंट वेट की तरह भी बोल सकते हैं, ये क्या होगा जी, ये नॉर्मल रिएक्शन से छोटा होगा। तो जब तुम लोग खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तुम ना चाह के भी ये वाले जो फॉर्मूलाज है तुम्हें याद हो जाएंगे। और ये वाले फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं दूसरे दूसरे चैप्टर्स में भी। अब मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि व्हाट इफ अगर यहाँ पर ये जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट की वायर थी यहाँ पर ऐसे, और अब ये जो लिफ्ट की वायर है इस तरीके से ब्रेक हो गई, तो अब ऑब्वियस सी बात है ये जो लिफ्ट है वो क्या करेगी, फ्री फॉल करेगी। अब मानो मैं तुम्हें ये वाले सिनारियो में पूछ रही हूँ कि बताओ ये 5 kg बॉडी के ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो बच्चों वही फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक, 3 ही तो स्टेप्स हैं। सबसे पहले डिसाइड करो किसको ऑब्जर्व करना चाहते हो। तो अगर मुझसे पूछा हुआ है कि 5 kg बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन निकालो, तो 5 kg बॉडी ही मेरा सिस्टम है। फिर सेकंड स्टेप होता है ये बताओ कि ये डायग्राम में ही शो कर दो कि जो फोर्सेस हैं सिस्टम के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में और कितने मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एक तो mg 50 न्यूटन लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, है ना। अब अगर मानो ये लिफ्ट फ्री फॉल करती है, मतलब लिफ्ट नीचे गिर रही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, इसका मतलब ये जो मेरे पास बॉडी है इसका भी नेट एक्सेलरेशन विच इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे ही है। अगर नेट एक्सेलरेशन नीचे है तो नेट फोर्स भी नीचे होगा, विच इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय द नेट एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू mg। अब जो नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है इट इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, तो यहाँ पर देखो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 आ गई। और ये भी कंसेप्चुअली एक्सप्लेन किया जा सकता है कि मानो नॉर्मल रिएक्शन हमें अच्छे से पता है, नॉर्मल रिएक्शन तब आएगा जब बॉडी क्या करेगी, सरफेस के अगेंस्ट प्रेस होगी। अब मानो अगर दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, दोनों जी के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं। तो अगर मानो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर ये 15 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिर रहा है, तो लिफ्ट भी 15 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिर रही है। तो एक तरीके से कांटेक्ट है लेकिन प्रेसिंग नहीं है।
ठीक है, कि वो इस तरीके से गिर रहे हैं, बिल्कुल सेम रेट के साथ गिर रहे हैं, तो मे बी कांटेक्ट में होंगे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को प्रेस नहीं करेंगे, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 0। अब मानो मैं तुम्हें अगर ये बोलूँ कि भाई मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से मैंने 6 kg की बॉडी को कनेक्ट कर दिया। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ भाई व्हाट इज गोइंग टू बी द टेंशन प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। तो तुम क्या करोगे, तुम किसको स्टडी करोगे? तुम देखो, तुम अगर चाहो तो स्ट्रिंग को भी सिस्टम की तरह कंसिडर कर सकते हो, तुम अगर चाहो तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है उसको भी सिस्टम की तरह कंसिडर कर सकते हो। तो हम ऐसा करते हैं, अभी के लिए दोनों करते हैं, कि मानो अगर मैं इस तरीके से स्ट्रिंग को अपने सिस्टम की तरह कंसिडर करूँ, है ना, तो क्या मैं नहीं बोल दूंगी कि भाई स्ट्रिंग स्ट्रिंग को खींचा गया है mg के फोर्स के साथ? एक बार जरा सा देखो, स्ट्रिंग को खींचा गया है mg के फोर्स के साथ, लेकिन स्ट्रिंग ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, यहाँ पर तो स्ट्रिंग का कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो अगर स्ट्रिंग का ऐसे वाई एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो नेट फोर्स 0 है। तो मतलब mg का फोर्स अगर नीचे लगा है, तो mg का फोर्स अगर नीचे लगा है विच इज इक्वल टू 60 न्यूटन, तो उतना ही फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में भी लगेगा 60 न्यूटन। तो मैं यहाँ पर बोल दूंगी कि ये जो स्ट्रिंग है, कि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, मतलब टेंशन इन दी स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ना बेटर होता है अगर हम लोग इस तरीके से ब्लॉक को कंसिडर करें, कि मानो अगर मैं इस ब्लॉक को कंसिडर करते, तो अभी जो टेंशन है वो अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, ये देखो टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी लग गया, इसकी वैल्यू क्या है, टी, है ना। और एक जो बॉडी का जो वेट है, क्योंकि 6 kg की बॉडी है, तो इसका जो वेट है नीचे लग गया विच इज 16 न्यूटन। अब ऊपर नीचे कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, इसका मतलब जो ऊपर नीचे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, ऊपर नीचे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, मतलब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड ऊपर की डायरेक्शन में है वही नीचे की डायरेक्शन में, तो सेम ही आंसर आ रहा है ना। कि अगर मानो मैं सबसे पहले अगर इस स्ट्रिंग को कंसिडर करूँ, ठीक है, स्ट्रिंग को कंसिडर करूँ तो इसके ऊपर नीचे वाले फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो अगर मानो इस स्ट्रिंग के नीचे 6 kg की बॉडी रखी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग के ऊपर जो खिंचाव वाला फोर्स है वो 60 न्यूटन है। तो अगर ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही है, 60 न्यूटन का फोर्स अगर नीचे लग रहा है, तो 60 न्यूटन का फोर्स ऊपर भी तो लगेगा, है ना। तो मतलब यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर टेंशन कितनी होगी, 60 न्यूटन। ब्लॉक को भी कंसिडर कर सकते हो, आगे हम लोग ब्लॉक को ही कंसिडर करेंगे। जैसे कि मानो अब की बार मैं तुम्हें ये बोलूँ कि भाई मेरे पास ना ये स्ट्रिंग है, मेरे पास ये स्ट्रिंग है, अब की बार मेरे पास यहाँ पर एक मंकी है 5 kg का। तो लास्ट वाले सिनारियो की तरह यहाँ पर 6 kg का मंकी लटका नहीं हुआ था, यहाँ पर 6 kg की बॉडी यहाँ पर लटकी नहीं हुई है, वो मूव कर रही है। कि मानो यहाँ पर इस तरीके से 5 kg का मंकी है और वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। तो अभी तुमसे पूछा हुआ है टेंशन की वैल्यू बताओ। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ बच्चों, तुम क्या करो ना, सबसे बेस्ट होता है अगर तुम्हें फिजिक्स सच में सीखनी है ना, सबसे बेस्ट होता है कंसेप्चुअली सॉल्व करो। इसको क्या करो, इसको कंसेप्चुअली सॉल्व करो। इसको कंसेप्चुअली कैसे सॉल्व करूंगे, ये डिफाइन करके कि टेंशन क्यों आया। कि अगर मानो मैं ये बोल सकती हूँ कि भाई मानो जो नेट फोर्स है जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग आ रहा है, अगर उसकी वैल्यू एक्स है, तो टेंशन की वैल्यू भी एक्स आ जाएगी ना। अब ये मेरे पास अगर तुम लोग ध्यान से देखो, तो ये मेरे पास इस तरीके से एक मंकी है, ध्यान से देखो ये मेरे पास एक मंकी है। अब अगर मंकी ऊपर किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम लोगों ने अपरेंट वेट निकालना सीख तो लिया। अपरेंट वेट की वैल्यू आ जाती है m×g+a। तो ये मेरे पास आ गया 5×10⁻², ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 60 न्यूटन। मतलब मैं बोल लूँगी कि भाई मंकी का जो रियल वेट है वो 50 न्यूटन, लेकिन बिकॉज मंकी ऊपर की डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, तो स्ट्रिंग को ये लगेगा कि इसका जो वेट है वो 60 न्यूटन है। इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग को खींचा गया है 60 न्यूटन के फोर्स के साथ, मतलब यहाँ पर जो टेंशन है वो भी 60 न्यूटन की डेवलप हुई है। तो ये तो हो गया बच्चों अप्रोच नंबर 1। ये बहुत ईजी है, इसके ऊपर तो मैं 2-3 और क्वेश्चन कराऊंगी ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी मानो अगर किसी बच्चे को अभी इस पर्टिकुलर अप्रोच में दिक्कत आ रही है, वो चाहता है कि दी एक बार ना प्लीज़ एफबीडी से ही सॉल्व करके दिखा दो, कि नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर कंसेप्चुअली सॉल्व किया कि मैंने नेट फोर्स निकाल लिया कि किस नेट फोर्स की वजह से ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो खिंची जा रही है। तो अगर ये 5 kg की बॉडी एज इट इज़ रहती, तो अपरेंट वेट रियल वेट के इक्वल टू हो जाता।
लेकिन जब बॉडी ऊपर ए के एक्सेलरेशन से मूव करती है तो एपरेंट वेट कितना आ जाता है, m मल्टीप्लाइड बाय g+a। यही हम लोगों ने लिफ्ट प्रॉब्लम्स में किया ना। लेकिन मानो कोई बच्चा भूल जाए इसको कि भाई हमें नहीं पता लिफ्ट प्रॉब्लम, है ना। हमें तो एफबीडी टेक्निक की हेल्प से यहाँ पर एफबीडी टेक्निक की हेल्प से सॉल्व करना है। तो तुम क्या करो, तुम यहाँ पर स्टडी करो। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर बंदर है, इसको मानो मैं एक सिस्टम की तरह कंसिडर कर लूँगी। अब ये जो देखो बच्चों, ये जो मेरे पास सिस्टम है, ये है मेरे पास 5 kg का सिस्टम। डिसाइड कर लिया। स्टेप नंबर 2, सारे वो फोर्सेस बनाने हैं जो इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। तो एक तो टेंशन लग रही है अवे फ्रॉम द बॉडी, ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे लगेगी ना टेंशन। एक इसका वेट लग रहा है mg 50 न्यूटन का नीचे की डायरेक्शन में। और अब ये जो मेरे पास बंदर है, ये ऊपर की डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन शो कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो अगर सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो यार अगर नेट एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स भी तो ऊपर की डायरेक्शन में होगा। तो आई कैन से कि भाई जो नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है, इट इज ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स। नेट फोर्स हो गया कैसे, 5 kg की बॉडी नेट एक्सेलरेशन शो करती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो नेट फोर्स आ गया यहाँ पर 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन आ गया, टेंशन माइनस 50 न्यूटन, तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 60 न्यूटन। बाकी मैं बोल रही हूँ कि अगर मानो तुम्हें ये चीज़ याद है कि हाँ भाई, अगर लिफ्ट प्रॉब्लम में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ए के एक्सेलरेशन से ऊपर ऊपर जाए तो एपरेंट वेट m मल्टीप्लाइड बाई g+a हो जाता है। और अगर ए के एक्सेलरेशन से नीचे जाए तो जो एपरेंट मेरे पास वेट है वो m मल्टीप्लाइड बाय g-a हो जाता है ना। जैसे कि मानो अब की बार मैं तुम लोग को ये क्वेश्चन दूँ कि भाई यहाँ पर ना, एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पर मानो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक 5 kg का बंदर है, ठीक है। ये जो 5 kg का बंदर है वो तो रेस्ट के ऊपर है, और इसके नीचे भी एक 6 kg का बंदर है जो नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो तुम देख पा रहे हो ना, कहने को स्ट्रिंग एक ही है, लेकिन स्ट्रिंग को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकती हूँ। एक ये वाला हिस्सा जिसके ऊपर वॉल है, नीचे पहले वाला बंदर है, और एक ये वाला हिस्सा जिसके ऊपर पहले वाला बंदर है और नीचे दूसरे वाला बंदर है। तो अगर मानो मैं इस तरीके से दो पार्ट्स में अगर मैं स्ट्रिंग को डिवाइड कर सकती हूँ, तो दोनों पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टेंशन होगी। यहाँ पर जो टेंशन होगी मानो उसकी वैल्यू T1 है, तो यहाँ पर जो टेंशन है मान लो उसकी वैल्यू T2 है। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक से सॉल्व कर लो ना। कि देखो, सबसे पहले सिस्टम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो मानो बच्चों, अगर मैं सबसे पहले इसको अपना सिस्टम डिसाइड करूं, तो देखो अगर मानो मैंने बच्चों इसको अपना सिस्टम डिसाइड कर लिया, ये देखना, अगर मानो मैंने यहाँ पर क्या है, अगर मानो मैंने यहाँ पर इसको अपना सिस्टम डिसाइड कर लिया, है ना। तो अभी फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक ही तो बनाना है कि एक तो टेंशन लग रही है इस तरीके से ऊपर अवे फ्रॉम द बॉडी, T2 टेंशन लग रही है अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना। 6 kg की ये बॉडी है, इसका वेट लग रहा है 60 न्यूटन नीचे की डायरेक्शन में। तो नीचे अगर मानो इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो नीचे की ही डायरेक्शन में नेट फोर्स भी है। तो नेट फोर्स जिसकी वैल्यू आती है ma, अगर वो नीचे की डायरेक्शन में, सो इट इज नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। सो ये मेरे पास आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 12 इज इक्वल टू 60 माइनस T2। तो यहाँ से मेरे पास T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 48। तुम लोग ऐसे भी कर सकते थे, सीधा सीधा लगा दो कि भाई ए के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो इसका अपरेंट वेट हो गया m मल्टीप्लाइड बाई g-a, विच इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 - 2 विच इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 विच इज इक्वल टू 48। तो 48 इसका अपरेंट वेट है। इसका मतलब इसके अंदर जो खिंचाव आया है वो इस 48 न्यूटन की वजह से आया है। इसका मतलब यहाँ पर जो टेंशन डेवलप हुई है वो 48 न्यूटन की है ना। अब मानो अगर मुझे ये वाली टेंशन बतानी हो, तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अब की बार तुम इसको अपना सिस्टम मान लो। देखो, अब की बार तुम इसको अपना सिस्टम मान लो। ये सिस्टम ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। मेरा सिस्टम ये नहीं है, मेरा सिस्टम ये नहीं है। मैं चाहूँ तो वैसे भी सॉल्व कर सकती हूँ यार। जैसे कि देखना, लेट अस गो विद टू अप्रोचेस। यहाँ पर ऐसे उसी अप्रोच के साथ चलते हैं जैसा अप्रोच हम लोगों ने नीचे वाले मंकी के लिए भी लिया है। कि मानो अब की बार अगर मैं सिस्टम को कंसिडर कर लूँ कि ये जो है, ये दूसरे वाला जो मंकी है 5 kg का, इसको मैंने अपने सिस्टम की तरह कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर T1 की टेंशन लग रही है ऊपर, इसके ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन में।
इसका वेट लग रहा है 50 न्यूटन का नीचे की डायरेक्शन में, और एक इसके ऊपर T2 टेंशन भी लग रही है नीचे की डायरेक्शन में। अब इसका ऊपर नीचे किसी भी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स है और नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स है इक्वल मैग्नीट्यूड के। तो मेरे पास T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 48 प्लस 50, विच कैन बी रिटन एज इक्वल टू 98 न्यूटन, है ना। तो दिस इज मेथड 1। मैं अब तुम लोगों को मेथड 2 से रूबरू करवाती हूँ। देखना, इसको हम लोगों ने बिल्कुल, देख लो, बिल्कुल तसल्ली से हम लोगों ने अप्रोच 1 के साथ सॉल्व किया, अप्रोच 1 के साथ सॉल्व किया, और यहाँ पर हमारा अप्रोच 1 क्या था, FBD। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मानो अगर बच्चों में दूसरा अप्रोच लगाऊं कि भाई मुझे ना यहाँ पर अब की बार कंसेप्चुअली चलना है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर कंसेप्चुअली चलना है, तो अब की बार हम लोग लगाएंगे अप्रोच नंबर 2। तो अप्रोच नंबर 2 है कंसेप्चुअल, कि भाई अगर मानो ये मेरे पास एक सिस्टम है और सिस्टम का कुछ एपरेंट वेट है, तो वही एपरेंट वेट हमें बताता है कि सिस्टम को यहाँ पर, सॉरी, इसको सिस्टम की जगह मैं स्ट्रिंग मान सकती हूँ, कि मानो अगर मेरे पास स्ट्रिंग है तो मुझे बस, इसको कैसे बताऊँ, मानो अगर ये मेरे पास स्ट्रिंग है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ ये देखना है स्ट्रिंग को कितने अपरेंट फोर्स के साथ खींचा जा रहा है, और एक बार मुझे ये पता लग जाएगा कि स्ट्रिंग को नेट कितने फोर्स के साथ खींचा जा रहा है, तो मैं टेंशन तो निकाल ही सकती हूँ। जैसे कि देखना, अगर मानो मैं इसकी बात करूँ कि भाई इसका कितना कंट्रीब्यूशन है स्ट्रेचिंग में, तो तुम बोलोगे कि भाई इसकी वजह से जो स्ट्रेचिंग फोर्स आ रहा है वो तो इसका रियल वेट ही है, विच इज़ इक्वल टू 5 kg मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि मेरे पास आ गया 50 न्यूटन। तो ये 50 न्यूटन का खिंचाव प्रोड्यूस करेगा। ये कितना खिंचाव प्रोड्यूस करेगा, अब एक बार ज़रा सा वो निकाल लो। तो नीचे जा रहा है एक ही एक्सेलरेशन से, तो m मल्टीप्लाइड बाई जी माइनस ए, ये मेरे पास आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 - 2, जिसकी वैल्यू आ गई 48 न्यूटन, है ना। तो मैंने ये देख लिया कि भाई ये जो दोनों चीज़ें लटकी हुई हैं उनकी वजह से इंडिविजुअल खिंचाव कितना है, कितने का वो लेके आ रहे हैं। अब मानो अगर मुझसे T2 टेंशन पूछी जाए, तो मैं इसको अपना सिस्टम कंसिडर कर लूँगी ना, कि भाई ये है मेरा सिस्टम, ठीक है, ये मैं मानो इसको अपना सिस्टम कंसिडर कर रही हूँ। देखना बच्चों, मैं यहाँ पर इसको अपना मानो सिस्टम कंसिडर कर रही हूँ, या फिर तुम पूरा का पूरा इसको भी मेरा सिस्टम मान सकते हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बंदर नहीं है, बंदर और स्ट्रिंग है। तो तुम देखो ना, अभी मानो अगर मैं इस सिस्टम की बात करूँ और यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो तुम लोग बच्चों क्या यहाँ पर देख नहीं पा रहे हो कि इस स्ट्रिंग को खींचा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 48 न्यूटन से, कि ये जो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है ना, इसको खींचा जा रहा है 48 न्यूटन से, मतलब इसके अंदर जो टेंशन डेवलप होगी उसकी वैल्यू आ गई 48 न्यूटन। सो अब मैं एफबीडी नहीं लगा रही, अब मैं कंसेप्चुअल डिस्कशन कर रही हूँ कि भाई ये स्ट्रिंग है, और अगर इस स्ट्रिंग को नेट 48 न्यूटन से खींचा जाता है तो इसके अंदर जो टेंशन डेवलप होगी उसकी वैल्यू भी 48 न्यूटन आएगी। उसी तरीके से अभी मानो अगर मैं ब्लू वाली स्ट्रिंग की बात करूँ, तो ब्लू वाली स्ट्रिंग को इसके अपरेंट वेट से खींचा जा रहा है। ब्लू वाला जो स्ट्रिंग है 5 kg और 6 kg दोनों की वेट की वजह से खिंच रहा है। तो ये जो सिस्टम है, इसका एक तो वेट आ गया 48 न्यूटन, एक वेट आ गया 50 न्यूटन। तो क्या मैं बोल दूं कि स्ट्रिंग को नेट 98 न्यूटन से खींचा जा रहा है। तो अगर इस स्ट्रिंग को 98 न्यूटन से खींचा जा रहा है, तो इसके अंदर जो टेंशन डेवलप होगी उसकी वैल्यू भी 98 न्यूटन होगी। जिस बच्चे को अप्रोच नंबर 2 नहीं समझ आया, उसको देखो, एक और मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ और इसको हम लोग कंसेप्चुअली सॉल्व करेंगे। तो कभी भी हैंगिंग मास प्रॉब्लम्स आए, हमेशा ये देखो, टेंशन इन दी स्ट्रिंग को निकालने के लिए कि उस स्ट्रिंग के नीचे जो भी सिस्टम प्रेजेंट है उसका अपरेंट वेट कितना है। जैसे कि मानो अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई ये वाली जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप हुआ है, और फिर पूछा जाए ये वाली जो स्ट्रिंग है इसमें कितना टेंशन है, वो पूछा जा रहा है। तो मैं सबसे पहले तो यही निकालूंगी कि ये जो दोनों बॉडीज यहाँ पर लटकी हुई हैं, इनके मास की वजह से और इनके मोशन की वजह से वो कितना नेट खिंचाव प्रोड्यूस कर रहे हैं स्ट्रिंग में। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भाई यहाँ पर इसकी वजह से जो स्ट्रेचिंग आ रहा है, तो एम की बॉडी ऊपर जा रही है कि एक्सेलरेशन से, एम मल्टीप्लाइड बाई जी प्लस ए, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 5 kg की बॉडी, 10 + 2, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 60 न्यूटन।
और अब अगर मानो मैं इसकी वजह से देखूं कि भाई ठीक है इसका मास 6 kg है, लेकिन ये स्ट्रेचिंग कितने लेके आ रहा है, तो एक ही एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो नेट एपरेंट फोर्स, तो जो एपरेंट फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास m×g−a। तो ये मेरे पास आ गया 6×10⁻², जिसकी वैल्यू आ गई 48 न्यूटन। अब खत्म। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई ये वाली जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप हुआ है, तो यार ये वाली स्ट्रिंग के नीचे ना ये सिस्टम है। ये जो अभी स्ट्रिंग मैंने जिसके अंदर टेंशन हम लोग निकाल रहे हैं ना, उसके नीचे ये वाला सिस्टम है। और ये वाले सिस्टम का जो एपरेंट वेट है ना, वो 48 न्यूटन है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टेंशन डेवलप होगी वो भी कितने की होगी, 48 न्यूटन की। कि तुमने स्ट्रिंग को, अगर मानो तुम स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रेचिंग लेके आते हो 48 न्यूटन से, तो स्ट्रिंग के अंदर 48 न्यूटन का ही रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होने वाला है। उसी तरीके से मानो आपकी बार अगर तुमसे T1 पूछा जाए, तो तुम देखो ना T1 के नीचे यार ये वाला सिस्टम लटका हुआ है। तो ये वाला जो सिस्टम है वो स्ट्रिंग को एक तो 16 न्यूटन के साथ खींच रहा है और एक 48 न्यूटन के साथ खींच खींच रहा है। तो ये जो सिस्टम है वो यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग फोर्स लेके आ रहा है, वो जिस फोर्स के साथ ऊपर वाली स्ट्रिंग को खींच रहा है, वो कितना है, इट इज 108 न्यूटन। तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आ गई, 108 न्यूटन। समझे कि नहीं समझे बच्चों? ये देखो, मानो आपकी बार मैं मोशन को कंसिडर ही ना करूं, मैं तुम्हें बोलूं कि भाई इस तरीके से ना वॉल के साथ ऐसे 5 बीड्स प्रेजेंट थे। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 5 हिस्से तुम लोग स्ट्रिंग के देख पा रहे होगे, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा और पांचवा। अब तुमसे टेंशन पूछी गई है, यहाँ पर ये मास भी एम है, 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 ये मास भी एम है। तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ बच्चों, अगर मानो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर टेंशन पूछी जाए, तो यहाँ पर टेंशन डेवलप हो रही है क्योंकि इसके नीचे जो सिस्टम है वो ये है और उसका कुछ वेट है। तो इस सिस्टम का वेट कितना है, ये सिस्टम जिस फोर्स के साथ नीचे खींच रहा है स्ट्रिंग को, उसकी वैल्यू कितनी है, mg। हाँ जी, उसकी वैल्यू है mg। मतलब यहाँ पर जो टेंशन डेवलप होगी उसकी वैल्यू हो गई mg। अगर तुमसे पूछा जाए ये वाली जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कितना टेंशन डेवलप्ड है, तो तुम ये देखो ये वाली स्ट्रिंग के नीचे कितना सिस्टम है। उस सिस्टम, वो जो सिस्टम है कितने नेट फोर्स से नीचे जा रहा है, मतलब उनका एपरेंट वेट कितना है, तो वो वाली वैल्यू आ गई 2 mg। मतलब स्ट्रिंग को खींचा जा रहा है 2 mg के फोर्स के साथ, तो टेंशन की वैल्यू भी मेरे पास आ गई 2 mg। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई बताओ यहाँ पर कितनी टेंशन डेवलप हुई है, ये वाली टेंशन पूछी जाए, तो तुम देखो कि भाई यहाँ पर इस स्ट्रिंग के नीचे ये सिस्टम है और इस सिस्टम का वेट आ गया mg+mg+mg 3 mg। तो अगर इस स्ट्रिंग को खींचा जा रहा है 3 mg के फोर्स के साथ, तो यहाँ पर टेंशन भी डेवलप होगी 3 mg। फिर बच्चों अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई बताओ यहाँ पर कितनी टेंशन डेवलप हुई है इस स्ट्रिंग में, तो मैं देखूंगी इस स्ट्रिंग के अंदर कौन सा, इस स्ट्रिंग के नीचे कौन सा सिस्टम लटका हुआ है। इस स्ट्रिंग के अंदर जो सिस्टम लटका हुआ है उसका एपरेंट वेट कितना है, क्योंकि मुझे पता लग जाएगा कि उस स्ट्रिंग को कितने फोर्स के साथ खींचा गया है। तो अगर मानो स्ट्रिंग को 4 mg के फोर्स के साथ खींचा हुआ है, मतलब यहाँ पर जो टेंशन डेवलप होगी उसकी वैल्यू भी 4 mg हो गई। और उसी तरीके से अभी मानो अगर मुझसे यहाँ पर टेंशन T5 पूछी जाए कि ये वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, तो मैं देखूंगी ये वाली स्ट्रिंग के नीचे जो सिस्टम है वो कौन सा लटका हुआ है, उस सिस्टम का एपरेंट वेट कितना है। तो मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पर इस सिस्टम का एपरेंट वेट है mg 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 mg। एपरेंट वेट रियल वेट के इक्वल टू होता है जब ऊपर नीचे एक्सेलरेशन नहीं होता, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो अगर इस सिस्टम का एपरेंट वेट 5 mg है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग को 5 mg के नेट फोर्स के साथ नीचे खींचा जा रहा है, मतलब टेंशन जो है वो भी कितने की डेवलप होगी, 5 mg की। तो ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक होता है सिस्टम को एक पॉइंट की तरह डिनोट करना, उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो बनाना, फिर ये देखना नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन आएगा, या फिर ये देखना नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर इसका एफबीडी बनाया था, है ना, हम लोगों ने इसका एफबीडी बनाया था और फिर बाद में इक्वेशन लिखी थी। ये तो हम लोगों ने कंसेप्चुअल डिस्कशन किया है कि अगर मानो कभी भी कोई भी हैंगिंग प्रॉब्लम हो, कभी भी अगर मानो अगर किसी भी तरीके की हैंगिंग प्रॉब्लम आती है, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा इट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ द एपरेंट वेट ऑफ द सिस्टम जो उस स्ट्रिंग के नीचे लटका हुआ है। ठीक है।
अब यहाँ पर दूसरे वाला क्वेश्चन देखना। अब यहाँ पर जो मेथड ऑफ सॉल्विंग था वही मेथड ऑफ सॉल्विंग हम लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं। कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई 3 kg की बॉडी, 2 kg की बॉडी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब मानो मैं आगे वाले बॉडी के ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगा दूं और फिर मैं तुमसे पूछूं बताओ इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन डेवलप हुई है। तो अभी तुम क्या कर सकते हो? हाँ जी, तुम किसी की भी एफबीडी को बना सकते हो कि भाई देखो जो टेंशन है ये वाली बॉडी के ऊपर भी लग रही है तो इसकी एफबीडी में भी टेंशन आ जाएगा। टेंशन तो ये वाली बॉडी के ऊपर भी लग रही है तो इसके भी एफबीडी में टेंशन आ जाएगा। तो तुम्हारी मर्जी है तुम किसके एफबीडी को स्टडी करना चाहते हो। तो मैंने सोचा कि यार मैं इसके एफबीडी को बनाती हूँ कि ये मेरे पास इस तरीके से 3 kg की बॉडी है। ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लग रहा है mg। ये देखो, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लग रहा है mg। लेकिन ऊपर नीचे किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। जो नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड है वही mg का मैग्नीट्यूड है ना। लेकिन अभी मुझे एक्स डायरेक्शन को स्टडी करना है कि देखो अगर मानो मैं एक्स डायरेक्शन को स्टडी करूं तो अब ये मानो 3 kg की बॉडी है और टी टेंशन लग रहा है ऐसे। तो एक ही फोर्स है एक्स की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर नेट फोर्स की ही वैल्यू टेंशन आ गई। तो नेट फोर्स की वैल्यू आ गई 3 kg की बॉडी मल्टीप्लाइड बाय 3 kg की बॉडी कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगी। मतलब ये मेरे पास सिस्टम है, एक्स की डायरेक्शन में सिर्फ टी टेंशन लग रहा है तो यही नेट फोर्स है। तो ये नेट फोर्स आ गया, इसका मास मल्टीप्लाइड बाय ये कितना एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। अब मुझे एक्सेलरेशन तो पता नहीं है तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल दूं कि भाई 50 न्यूटन का फोर्स इस सिस्टम के ऊपर लग रहा है। देखो मानो अगर मैं इसको अपना सिस्टम मानूं तो ये सिस्टम है मेरे पास 5 kg का। इस सिस्टम के लिए टेंशन एक इंटरनल फोर्स हो गया। अगर मानो मैं इसको अपना सिस्टम मानूं तो टेंशन एक्सटर्नल फोर्स है। इसको अगर मैं सिस्टम मानूं तो टेंशन एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन मानो अगर मैं इसको सिस्टम मानूं तो टेंशन एक इंटरनल फोर्स है जो एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस करेगा। मतलब इस सिस्टम में एक्सेलरेशन टेंशन की वजह से नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। टेंशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ये वाले सिस्टम में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो 5 kg के सिस्टम के ऊपर अगर 50 न्यूटन का फोर्स लगता है तो देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम है ना कि भाई ये मेरे पास 5 kg का सिस्टम है जिसके ऊपर 50 न्यूटन लगा। तो एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, मैं निकाल सकती हूँ। नेट फोर्स राइट हैंड साइड पे लगा है 50 न्यूटन का। नेट फोर्स ही होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो कनेक्टेड मोशन है ना। कनेक्टेड मोशन है इसका मतलब क्या कि अगर मानो आगे वाली बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है तो जो पीछे वाली बॉडी है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मूव कर रही है। तो एक ही वैल्यू आ गई। तो बताओ 3 kg की बॉडी अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मूव कर रही है तो रिस्पॉन्सिबल फोर्स कितना होगा? 30 न्यूटन। तो आ गया कि भाई इसका एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। आगे की डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, टेंशन। तो नेट फोर्स आगे की डायरेक्शन में टेंशन है। तो 3 kg की बॉडी अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मूव कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है आगे की डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू 30 न्यूटन है। एक और क्वेश्चन करूँ तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। जैसे कि मान लो मैं इस तरीके से 4 ब्लॉक्स ले लूँ। सो ये सारी की सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, दिस इज नॉट थ्योरी। मैं हेल्प कर रही हूँ तुम लोगों को इतने सारे मल्टीपल क्वेश्चंस की हेल्प से ताकि तुम्हें ये पता लगे फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक क्या है और कैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक को अप्लाई करते हैं। अब मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई ये मेरे पास ऐसे 4 ब्लॉक्स हैं, एम मास एम मास एम मास एम मास। और अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको एफ के फोर्स के साथ खींच रही हूँ। एंड नाउ आई एम आस्किंग यू कि भाई बताओ यहाँ पर कितना टेंशन डेवलप हुआ है, यहाँ पर कितना टेंशन डेवलप हुआ है, यहाँ पर कितना टेंशन डेवलप हुआ है। तो सबसे बेस्ट बताऊँ क्या रहता है यार? सबसे बेस्ट रहता है तुम ये देख लो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है इस सिस्टम में। क्योंकि देखो ये मेरे पास एक सिस्टम है, अभी इस सिस्टम का मास है 4m। सिर्फ एक्स डायरेक्शन को कंसिडर करूँ तो एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, तो एक्स डायरेक्शन में इस सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो एफ है। तो एफ का फोर्स बताओ 4m के अंदर कितना एक्सेलरेशन लेके आएगा? ऑब्वियस सी बात है वो वाली वैल्यू आ गई f/4m। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ जितने भी मासेस हैं बिकॉज ये कनेक्टेड हैं तो सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे ना। अब मैं चाहती हूँ दिमाग लगाओ कैसे, कि अगर मानो तुम्हें सबसे पहले ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है तो तुम इसको अपना सिस्टम कंसिडर करके चलो। तुम जैसे कि मानो जब हैंगिंग मास प्रॉब्लम्स होते थे और तुम्हें कभी भी इस तरीके से टेंशन निकालनी होती थी तो तुम ये देखते थे कि इसके नीचे जो सिस्टम कनेक्टेड है
वो इस स्ट्रिंग को कितने नेट फोर्स के साथ खींच रहा है। मैं चाहूंगी तुम लोग कुछ ऐसी आइडियोलॉजी यहाँ पर भी अप्लाई करो कि मानो अगर मुझे ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है तो मैं ये देखूंगी, मैं ऐसे देखूंगी कि ये टेंशन वही फोर्स है जिसकी वजह से इसके पीछे वाला जो सिस्टम है ए के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। कि यहाँ पर T1 टेंशन है जिसकी वजह से M का ब्लॉक ए के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जिसकी वजह से M का ब्लॉक ए के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो ए की वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास ये आ जाता है और टेंशन की वैल्यू मेरे पास आ गई F/4। उसी तरीके से सो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक। अभी उसी तरीके से मानो अगर मुझे ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन पूछी जाए तो मैं यही देख लेती हूँ ना। मैं ये बेटर रहेगा कि मैं एक ऐसे सिस्टम को कंसिडर करूँ जहाँ पर मुझे ये पता लग जाए कि इस टेंशन का रोल क्या है। तो मैं बोल नहीं सकती कि भाई मानो अगर यहाँ पर टेंशन T2 है तो यही है वो टेंशन जो 2m के मास को ए के एक्सेलरेशन 2m के मास को ए का एक्सेलरेशन दे रही है। क्योंकि मानो अभी अगर ये मेरा सिस्टम है तो ये T1 तो इंटरनल हो गया ना। अगर ये मेरा सिस्टम है तो इस सिस्टम के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस में T2, और ये सिस्टम का मास है 2m। तो यही T2 वो फोर्स है जो 2m के अंदर एक एक्सेलरेशन लेके आएगी। तो अभी T2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2m मल्टीप्लाइड बाय F/4m, जिसकी वैल्यू मेरे पास आ गई F/2। उसी तरीके से अगर मानो मुझसे पूछा जाए कि भाई ये वाली टेंशन बताओ, तो मैं यहाँ पर ऐसे सॉल्व करना चाहूंगी कि भाई ये टेंशन वही टेंशन है जो उसके पीछे जो भी सिस्टम प्रेजेंट है ना, उस सिस्टम को ए का एक्सेलरेशन दे रही है। तो यहाँ पर T3 बेसिकली वो फोर्स है जिसकी वजह से 3m मास का सिस्टम ए के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई 3m मल्टीप्लाइड बाय F/4m, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 3F/4। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है ना बच्चों, वो है हमारे पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, जो हम लोगों ने कंसेप्ट अभी तक अप्लाई किए हैं और क्वेश्चंस में बिल्कुल वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं डिस्कशन ये वाले क्वेश्चन से। मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि ये पुली है, पुली से इस तरीके से स्ट्रिंग जा रही है, यहाँ पर मैंने 6 kg को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने 10 kg को कनेक्ट कर दिया। अब कोई भी बच्चा लॉजिकल रीजनिंग से ही बता देगा कि जो 10 kg है नीचे जाएगा, और 10 kg जैसे नीचे जाएगा उसी तरीके से जो 6 kg है ऊपर भी जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं कि ये जो मेरे पास 10 kg है वो नीचे जाता है एक कॉमन एक्सेलरेशन से, और उसी तरीके से ये जो 6 kg है वो ऊपर जाता है एक कॉमन एक्सेलरेशन से। तो तुमसे यही पूछा जाएगा कि ये वाले पुली ब्लॉक प्रॉब्लम में बताओ कि ये जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड दोनों ब्लॉक्स हैं, ये दोनों ब्लॉक्स किस कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। जैसे कि ये वाला ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये वाला ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, और फिर दूसरी चीज तुमसे पूछी जाएगी व्हाट इज द टेंशन प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। तो सबसे पहले ये जो बच्चों मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की हेल्प से मैं तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना सिखाती हूँ। अगर तुम्हें एक बार एक्सेलरेशन निकालना आ गया तो टेंशन निकालना बड़ी बात नहीं रहेगी। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे कंसेप्चुअली, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं हम लोग इसको कंसेप्चुअली, और फिर बच्चों बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा FBD की टेक्निक की हेल्प से, ठीक है। तो मानो अगर मैं कंसेप्चुअली बताऊं तो कंसेप्ट बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर जो कॉमन एक्सेलरेशन तुम लोग निकालना चाह रहे हो, तो कॉमन एक्सेलरेशन किसी फोर्स की वजह से आया ना। तो क्या मैं नहीं बोल सकती कि भाई इस कॉमन एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय कितना फोर्स इसको, कितना नेट फोर्स इस कॉमन एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड, माइनस कितना जो फोर्स है इस कॉमन एक्सेलरेशन को रेजिस्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय कितना वो मास है जो इस कॉमन एक्सेलरेशन की वजह से मूव करेगा। बस इस तरीके से तुम लोग कॉमन एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। सो दिस इज वेरी कंसेप्चुअल। देखो F=ma। तो अगर मानो मैं बोलूँ कि भाई एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड पे है, सो आई कैन से एक्सेलरेशन जो राइट हैंड साइड पे है इट इज इक्वल टू नेट फोर्स जो राइट हैंड साइड पे है डिवाइडेड बाय मास। और जो नेट फोर्स राइट हैंड साइड पे होगा इट इज गोइंग टू बी राइट हैंड साइड पे जो फोर्स है माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे जो फोर्स है। यहाँ पर मैं बिल्कुल सेम चीज बोल रही हूँ कि भाई यहाँ पर ये दोनों ब्लॉक्स हैं, ये दोनों ब्लॉक्स है कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहती हूँ कि भाई जिस कॉमन एक्सेलरेशन के साथ ये मूव करेंगे इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय वो वाला फोर्स जो सपोर्ट कर रहा है, वो वाला एक्सटर्नल फोर्स जो सपोर्ट कर रहा है कॉमन एक्सेलरेशन को, माइनस वो वाला एक्सटर्नल फोर्स जो रेजिस्ट कर रहा है कॉमन एक्सेलरेशन को, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम जो इस कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा। जैसे कि देखो बच्चों,
अगर मानो मैं अभी इसकी बात करूँ तो इसके ऊपर 2 ही फोर्सेस लग रहे हैं ना, मैं वो दोनों फोर्सेस बना देती हूँ। तो एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर टेंशन अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, और इसी तरीके से यहाँ पर इसका जो वेट है 60 न्यूटन ऐसे लग रहा है। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर एक तो मेरे पास लग रहा है टेंशन और यहाँ पर लग रहा है इसका वेट विच इज़ इक्वल टू 100 केजी। तो तुम लोग देखो ना, अगर मानो मैं इस ब्लॉक की बात करूँ तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो टेंशन इसको सपोर्ट कर रहा है, 60 न्यूटन इसको रेजिस्ट कर रहा है। तो अभी के लिए जो सपोर्टिंग फोर्स हो गया वो हो गया टेंशन, और जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो मेरे पास हो गया 60 न्यूटन। और अब मानो अगर मैं ये वाले ब्लॉक की बात करूँ तो ये वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है, तो इसका जो वेट है 100 न्यूटन वो सपोर्ट कर रहा है इस एक्सेलरेशन को, और यहाँ पर जो टेंशन है नहीं सपोर्ट कर रहा है इस एक्सेलरेशन को। तो तुम लोग देख पा रहे होगे कि ये जो टेंशन है वो इस तरीके से कट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग टेंशन को कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं, समझो ना, कि मानो अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में है और इसका एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर टेंशन सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पर टेंशन रेजिस्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर भी टी आ जाता है, यहाँ पर भी टी आ जाता है, तो टी माइनस टी जीरो हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग टेंशन इन दी स्ट्रिंग को कंसिडर ही नहीं करते हैं जब भी हम लोग इस तरीके से कंसेप्चुअली एक्सेलरेशन को निकालना चाहेंगे। तो अभी मानो अगर मैं टेंशन को कंसिडर ना करूं, अगर मानो मैं इसको ऐसा करती हूँ, मैं इसको पिक्चर से ही बाहर निकाल देती हूँ। तो अब मानो अगर मैं टेंशन को ना कंसिडर करूं तो मेरे पास सिर्फ 60 न्यूटन रह गया और मेरे पास सिर्फ 100 न्यूटन रह गया। अब अगर मानो मैं 60 न्यूटन की बात करूं तो 60 न्यूटन ये वाली बॉडी का वेट है, लेकिन ये वाली बॉडी तो ऊपर जा रही है, मतलब जो इसका जो वेट है वो रेजिस्ट कर रहा है इसके एक्सेलरेशन को, तो यहाँ पर आ गया 60। उसी तरीके से अभी मानो अगर मैं यहाँ पर 100 न्यूटन की बात करूँ तो बच्चों 100 न्यूटन ये वाली बॉडी का वेट है। ये वाली बॉडी नीचे जा रही है और इसका वेट भी नीचे की डायरेक्शन में है, तो इसका जो वेट है सपोर्ट कर रहा है इसके कॉमन एक्सेलरेशन को, तो यहाँ पर सपोर्टिंग फोर्स मेरे पास आ गया 100। और व्हाट इज द मास ऑफ द सिस्टम जो इस कॉमन एक्सेलरेशन की वजह से मूव करेगा, इट इज इक्वल टू 6 + 10 kg विच इज 16 kg। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 100 - 60 डिवाइडेड बाई 16, वैल्यू मेरे पास आ गई 40 डिवाइडेड बाई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से अगर कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया ना बच्चों, तो हम लोग टेंशन तो कभी भी निकाल लेंगे। अभी हम लोग हमारा पूरा का पूरा फोकस रखेंगे सिर्फ कॉमन एक्सेलरेशन निकालने में। सो आई एम वेरी श्योर अभी जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, तुम लोग चाह रहे होगे कि मैं इस चीज़ को रिपीट करूँ। तो बच्चों मैं इस चीज़ को रिपीट करती हूँ, लेकिन एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ। मानो अब की बार मैं ये वाला एग्जाम्पल ले लूँ। मैंने तुम्हें बता दिया अब की बार टेंशन को हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि टेंशन इन दी स्ट्रिंग मानो अगर एक बॉडी के कॉमन एक्सेलरेशन को सपोर्ट करती है, तो दूसरे बॉडी के कॉमन एक्सेलरेशन को वो रेजिस्ट कर देती है ना। तो मानो अभी अगर मैं सिर्फ इसको कंसेप्चुअली सॉल्व करूं, है ना, अगर मानो मैं इसको कंसेप्चुअली सॉल्व करूं कि भाई ये जो तीन ब्लॉक्स हैं किसी कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट माइंड दी स्पेलिंग। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि भाई जिस कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय नेट फोर्स जो सपोर्ट कर रहा है इस एक्सेलरेशन को, माइनस द नेट फोर्स जो रेजिस्ट कर रहा है इस एक्सेलरेशन को, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो अभी इस कॉमन एक्सेलरेशन की वजह से मूव करेगा, है ना। तो मुझे अच्छे से पता है अभी यहाँ पर सिर्फ वेट ही है, क्योंकि इसके ऊपर वेट और टेंशन है, इसके ऊपर वेट और टेंशन है, इसके ऊपर वेट और टेंशन है, और कोई फोर्स ही नहीं है। तो मैं फिर बाद में मुझे अच्छे से पता है टेंशन तो कंसिडर होना ही नहीं है, तो सिर्फ अब मैं वेट को ही कंसिडर करूंगी। तो तुम देखो, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 2 kg है, यहाँ पर 8 kg है, तो ये जो पुली है वो ऐसे घूमेगी ना। तो पुली अगर ऐसे घूमेगी तो ये ऊपर जाएगा ए के कॉमन एक्सेलरेशन से, ये नीचे जाएगा ए के कॉमन एक्सेलरेशन से, और ये भी नीचे जाएगा ए के कॉमन एक्सेलरेशन से। तो मैं इसको बना देती हूँ, ये ए के कॉमन एक्सेलरेशन से ऊपर, ए के कॉमन एक्सेलरेशन से नीचे, ए के कॉमन एक्सेलरेशन से नीचे। अब मुझे बस ये देखना है कि इनका जो वेट है, क्योंकि टेंशन को तो मैं कंसिडर कर ही नहीं रही, तो इनका जो वेट है वो सपोर्ट कर रहा है इनके कॉमन एक्सेलरेशन को या रेजिस्ट कर रहा है। तो तुम देखो, इसका जो वेट है वो है 20 न्यूटन, तो क्या ये सपोर्ट कर रहा है? ये 2 kg का वेट है ना, तो 2 kg का जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो तो ऊपर की डायरेक्शन में है, लेकिन इसका वेट तो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या इसका वेट इसके कॉमन एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। फिर इसका वेट आ गया बच्चों इस तरीके से 10 न्यूटन, तो क्या इसका वेट इसके कॉमन एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल। देखो ना, इसका जो कॉमन एक्सेलरेशन है नीचे की डायरेक्शन में, और इसका जो वेट है वो भी नीचे की डायरेक्शन में, तो इसका जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो सपोर्ट हो रहा है इसके वेट की वजह से, तो ये सपोर्टिंग फोर्स आ गया। उसी तरीके से अभी ये वाला जो वेट है वो आ गया मेरे पास 70 न्यूटन, तो इसका वेट आ गया 70 न्यूटन नीचे की डायरेक्शन में, इसका कॉमन एक्सेलरेशन भी नीचे की डायरेक्शन में, मतलब इसका वेट इसके कॉमन एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी आ गया सपोर्टिंग फोर्स। तो सपोर्टिंग फोर्स देखो ना, 10 + 70 सपोर्टिंग फोर्स मेरे पास कितना आ गया? 80 न्यूटन आ गया।
80 न्यूटन का सपोर्टिंग फोर्स है और उसी तरीके से 20 न्यूटन का रेजिस्टिंग फोर्स है। और इसकी वजह से जो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा वो देखो कितने मास में आ रहा है, 2 kg प्लस 1 kg प्लस 7 kg विच इज इक्वल टू 10 kg। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 80 - 20 डिवाइडेड बाई 10, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देखो इसी को रिपीट होता हुआ देखो, ये जो कंसेप्चुअल वे है ना, तुम लोग बच्चों इसी को रिपीट होता हुआ देखो, तो ये बिल्कुल कंसेप्चुअली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैं इसको एफबीडी से भी सॉल्व करके दिखाऊंगी, सबसे सेम आंसर आएगा यार। तो कंसेप्चुअली हमारा अप्रोच क्या था, कंसेप्चुअल हमारा अप्रोच ये था कि पुली ब्लॉक प्रॉब्लम में कभी भी कॉमन एक्सेलरेशन निकालना हो, सो इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय नेट फोर्स जो सपोर्ट करता है इस कॉमन एक्सेलरेशन को, माइनस नेट फोर्स जो रेजिस्ट करता है इस कॉमन एक्सेलरेशन को, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक्स जो मूव कर रहे हैं इस कॉमन एक्सेलरेशन से। यही था ना हमारा अप्रोच। और हम लोगों ने सीख लिया था कि टेंशन इन दी स्ट्रिंग को कंसिडर करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर वो एक ब्लॉक के लिए सपोर्टिंग है तो दूसरे ब्लॉक के लिए रेजिस्टिंग हो जाती है। तो देखो बच्चों यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, आज की क्लास में कोई फ्रिक्शन, कहीं पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर 8 kg की बॉडी है, ये मेरे पास 2 kg की बॉडी है। अब तुम देखो 2 kg की बॉडी की वजह से पुली ऐसे घूमेगा, अगर पुली ऐसे घूमेगा तो इसके ऊपर आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इसके ऊपर आगे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, पीछे की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ब्लॉक है नीचे जाएगा ए के एक्सेलरेशन से, और ये जो ब्लॉक है आगे जाएगा ए के एक्सेलरेशन से। तो मैं ये इसको बना देती हूँ कि भाई ये गया इस तरीके से कॉमन एक्सेलरेशन से नीचे, ये गया कॉमन एक्सेलरेशन से आगे। अब मुझे बस ये देखना है इनका जो वेट है सपोर्ट करता है या फिर रेजिस्ट करता है कॉमन एक्सेलरेशन को। तो बच्चों देखो इसका जो वेट है वो आया 20 न्यूटन, तो इसके कॉमन एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है ये। और इसका जो वेट है वो आया 80 न्यूटन। लेकिन तुम देखो जो फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है उस एक्सेलरेशन में जो एक्स की डायरेक्शन में है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये जो 80 न्यूटन है वो ना तो सपोर्टिंग है, ठीक है, ना तो सपोर्टिंग है और ना ही ये रेजिस्टिंग है, ये कंट्रीब्यूट ही नहीं करता। इस बॉडी का वेट वाई डायरेक्शन में है, तो जब इस बॉडी का वेट वाई डायरेक्शन में है ये कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है इसके कॉमन एक्सेलरेशन में जो एक्स की डायरेक्शन में, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं आएगा। तो मैं बोल दूंगी यहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स है नहीं, ये देखो रेजिस्ट करता हुआ यहाँ पर कोई फोर्स है नहीं। और अगर मानो मैं सपोर्टिंग फोर्स की बात करूँ तो सपोर्टिंग फोर्स मेरे पास 20 न्यूटन है, इसकी वजह से जो ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं उसका मास कितना है, 8 kg प्लस 2 kg विच इज इक्वल टू 10 kg। तो ये मेरे पास आ गया 20 - 0 डिवाइडेड बाई 10, जो मुझे आंसर दे देता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरीके से ये देख लो, अभी मैंने तुमसे कॉमन एक्सेलरेशन पूछ लिया, अभी इसको कंसेप्चुअली सॉल्व करेंगे। आई एम होपिंग इतने सारे क्वेश्चंस की हेल्प से और उसके रिपीटेशन की हेल्प से तुम लोगों को क्लियर हो चुका है कि कैसे कंसेप्चुअली सॉल्व किया जाता है इसको। कि तुम्हें सिर्फ ये लिखना है कि कॉमन एक्सेलरेशन जो यहाँ पर आएगा इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय नेट फोर्स जो सपोर्ट कर रहा है इस कॉमन एक्सेलरेशन को, माइनस नेट फोर्स जो रेजिस्ट कर रहा है इस कॉमन एक्सेलरेशन को, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम जो इस कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो अभी तुम लोग देखो ऑब्वियस सी बात है पीछे जाने वाला तो कोई फोर्स है नहीं, लेकिन 5 kg की वजह से पुली ऐसे घूमेगा, 5 kg की वजह से ऐसे टेंशन डेवलप हो रहा है, तो इस टेंशन की वजह से ये भी आगे जाएगा ये भी आगे जाएगा। तो तुम्हें सिर्फ अभी यहाँ पर इतना समझना है, इसका कॉमन एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, इसका कॉमन एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में, इसका कॉमन एक्सेलरेशन भी आगे की डायरेक्शन में। अब मुझे बस ये देखना है इनके जो वेट हैं वो सपोर्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं या कंट्रीब्यूट ही नहीं करते कॉमन एक्सेलरेशन में। तो देखो इसका वेट आ गया 50 न्यूटन, तुम खुद देख पा रहे हो ये सपोर्ट कर रहा है। इसका वेट आ गया बच्चों 20 न्यूटन, ये नहीं कंट्रीब्यूट करता है। देखो इसका वेट है वाई की डायरेक्शन में, कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, ये एक ऐसे एक्सेलरेशन में जो एक्स की डायरेक्शन में है, बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसी तरीके से इसका जो वेट है वो है 10 न्यूटन, अगेन ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि भाई देखो यहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स है नहीं, ठीक है, यहाँ पर जो सपोर्टिंग फोर्स है वो 50 न्यूटन है, और इसकी वजह से देखो कितना मास मूव कर रहा है, 1 kg प्लस 2 kg प्लस 5 kg। ये मेरे पास कितना आ गया, 8 kg। तो ये मेरे पास कितना आया, ये मेरे पास आ गया 50 - 0 डिवाइडेड बाई 8, वैल्यू मेरे पास कितने आ गई 25/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बच्चों, नो मैटर व्हाट, नो मैटर किसी भी तरीके का डायग्राम गिवन हो। मैंने तुम्हें अभी ये बताया कि किस तरीके से कंसेप्चुअली हम लोग कॉमन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, चाहे दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे जो सिस्टम है पुली के और राइट हैंड साइड पे जो सिस्टम है पुली के, या तो दोनों हैंग कर रहे हो या फिर एक जो सिस्टम है टेबल के ऊपर हो और दूसरा सिस्टम हैंग कर रहा हो, डज नॉट मैटर। ठीक है, जो लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट हैं वो तो हमारे लगेंगे ही लगेंगे।
अब मैं सिर्फ तुम्हारी मन की संतुष्टि के लिए एक बार एफबीडी की हेल्प से भी बता देती हूँ कि किस तरीके से सेम आंसर आना था। तो अभी देखो एफबीडी की हेल्प से मैं कैसे सॉल्व करती कि मानो अगर मैं इसके एफबीडी को कंसिडर करूँ तो ये मेरे पास आ गया 10 kg के ब्लॉक को मैंने इस तरीके से पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की तरह बना दिया। अब ऊपर की डायरेक्शन में बच्चों लग रही है टेंशन, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है इसका वेट विच इज 100 न्यूटन। तो मैं बना देती हूँ कि भाई ऊपर की डायरेक्शन में लगा टेंशन, है ना, ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लग गया, नीचे की डायरेक्शन में 100 न्यूटन लग गया। ये है मेरे पास 10 kg की बॉडी जो नीचे जा रही है ए के कॉमन एक्सेलरेशन के साथ। तो मैं लिखूंगी ना, अगर एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में है तो जो नेट फोर्स होता है विच इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, वो भी नीचे की डायरेक्शन में। तो जो नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है इट इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। तो मेरे पास आ गया 10A इट इज इक्वल टू 100 - T। अब बात यह है कि मुझे तो एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन यहाँ पर तो दो वेरिएबल्स हैं। तो अगर मेरे पास एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं तो सॉल्व करने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए। तो मैंने एक इक्वेशन तो निकाल ली ये वाले एफबीडी की हेल्प से। अब मैं क्या करूंगी ना बच्चों, अब मैं यहाँ पर एक और इक्वेशन निकाल लूंगी ये वाले एफबीडी की हेल्प से कि मानो अगर मैं इसके एफबीडी को बनाऊं तो अगेन टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन ऊपर लग रही है। इसका जो वेट है 60 न्यूटन वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर लग गया टी, यहाँ पर लग गया मेरे पास 60 न्यूटन। अब यहाँ पर ये है बच्चों 6 kg की बॉडी, ये 6 kg की बॉडी ऊपर मूव कर रही है ए के एक्सेलरेशन से। तो अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब इसका जो नेट फोर्स होगा वो भी ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। नेट फोर्स कितना होता है बच्चों, नेट फोर्स होता है मेरे पास मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो जो नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है इट इज इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स। ये देखो अब मेरे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गए, है ना। अब मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ऐसा करती हूँ ना, टेंशन को एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पर टेंशन मेरे पास आ रहा है 6A + 60, मैं उसको ऐसा करती हूँ यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। तो मेरे पास आ गया 10A इट इज इक्वल टू 100 - 6A + 60। तो ये वाली वैल्यू आ गई 10A इज इक्वल टू 100 - 6A - 60। तुम लोग देख पा रहे होगे बच्चों मेरे पास आ गया 16A इट इज इक्वल टू 40। तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 40/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये देखो हमारा बिल्कुल सेम आंसर आया था जब हम लोगों ने कंसेप्चुअली भी सॉल्व करा था। तो तुम देख लो मैंने तुम लोगों को कंसेप्चुअल अप्रोच बता के चीज़ें कितनी आसान कर दी हैं। आई नो अभी मैं फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक तुम्हें समझा रही हूँ, तो फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक से भी सेम आंसर आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बोलूँ अगर चीज़ें और आसान हो सकती है, अगर हम लोग फिजिक्स के कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा और रिलाई कर सकते हैं तो करते हैं ना। ये चीज़ ऑब्वियस सी बात है, किसी बुक में तुम्हें ये किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ नजर आएगा। एक भी ऐसी बुक नहीं है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, लेकिन हर क्वेश्चन सॉल्व होता है इस कंसेप्ट से। अभी तो देखो जब हमारी नेक्स्ट क्लास फ्रिक्शन के ऊपर आएगी ना, तो फिर बाद में वहां पर फ्रिक्शन भी प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तब भी हम सेम कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो कंसेप्ट है वो फिजिक्स का कंसेप्ट है और सही कंसेप्ट है, तो सही कंसेप्ट लगा के आंसर तो आना चाहिए ना। तो मैंने तुम्हें अभी बता दिया बच्चों एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, कंसेप्चुअली भी बता दिया, और एक एग्जाम्पल की हेल्प से, मतलब एक क्वेश्चन की हेल्प से मैंने तुम्हें एफबीडी की हेल्प से बता दिया कि कैसे सेम आंसर आता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ टेंशन किस तरीके से निकाली जाती है। तो बच्चों मैं बोल रही हूँ कि देखो अगर मानो एक बार तुम लोगों ने, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अगर मानो एक बार तुम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाल लिया ना, तो टेंशन निकालना बड़ी बात नहीं होगी। टेंशन तो तुम लोग आराम से निकाल लोगे। जैसे कि देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन एक्सेलरेशन ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, विच इज़ व्हाट 40/16, है ना। तो अगर तुम्हें टेंशन निकालनी है तो किसी के भी एफबीडी को कंसिडर कर लो। जैसे कि मानो मैं इसके एफबीडी को कंसिडर करूँ, तो भाई ये मेरे पास इस तरीके से 10 kg की बॉडी है, ऊपर लग रही है टी टेंशन, नीचे लग रहा है इसका वेट 100, ठीक है। अभी यहाँ पर इसका कॉमन एक्सेलरेशन है नीचे की डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जो होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, वो भी नीचे की डायरेक्शन में आ गया। नेट फोर्स जो नीचे की डायरेक्शन में है इट इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। अब एक्सेलरेशन तुम्हारे पास है, टेंशन निकाल लो। ये देखो 10 × 40/16 इट इज इक्वल टू 100 - T। तो टी की वैल्यू आ गई मेरे पास बच्चों 100 - 400/16, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तुम लोग देखो टेंशन की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से देखो अगर मानो मुझे यहाँ पर भी टेंशन निकालनी हो, है ना, अब देखना यहाँ पे भी सिंपल बच्चों एफबीडी है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस करने के बाद आई एम होपिंग एफबीडी में तो तुम लोगों को दिक्कत नहीं आ रही है। तो यहाँ पर कॉमन एक्सेलरेशन जरा से देखिए हमारे पास क्या आया था
क्योंकि कभी भी अगर तुम्हें टेंशन पूछी जाए ना, तो नंबर 1 स्टेप यही होगा बच्चों, कॉमन एक्सेलरेशन निकालोगे। तो यहाँ पर कॉमन एक्सेलरेशन मेरे पास 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा था। सबसे बेस्ट रहेगा कॉमन एक्सेलरेशन तुम लोग कंसेप्चुअली निकाल लो, और अगर टेंशन की ज़रूरत पड़े तो एक बार कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर एफबीडी लगा दो, फिर फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक की हेल्प से चल लो टेंशन को निकालने के लिए। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर ना 2 स्ट्रिंग है, एक तो ये वाली स्ट्रिंग है, अब इसमें अलग से टेंशन होगी, है ना? और एक ये वाली स्ट्रिंग है, इसमें अलग से टेंशन होगी। तो दोनों टेंशन निकाल लेते हैं। जैसे कि मानो मैं तुम्हें ये बोलूँ कि भाई यहाँ पर जो टेंशन है वो T1 है, ठीक है, और यहाँ पर जो टेंशन है T2 है, तो दोनों निकालो, तो निकाल लेते हैं। जैसे कि देखो, अगर मानो मैं इसके एफबीडी को कंसिडर करूँ, तो देखो बच्चों, ये मेरे पास 2 kg की बॉडी है। 2 kg की बॉडी के ऊपर T1 टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, तो T1 इस डायरेक्शन में लग गया। इसका वेट 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग गया। अब इसका कॉमन एक्सेलरेशन, मतलब अगर मानो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, वो भी ऊपर की डायरेक्शन में होगा। तो जो नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है, इट इज इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, खत्म। तो मेरे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ 6, इट इज इक्वल टू T1 माइनस 20। T1 की वैल्यू आ गई जी 12 प्लस 20, जिसका आंसर कितना आ गया, 32 न्यूटन। देख लो, है ना? उसी तरीके से अब चाहे तुम इसके एफबीडी को स्टडी कर लो तो T2 आ जाएगा। जैसे कि देखो, ये मेरे पास 7 kg की बॉडी है। 7 kg बॉडी का जो वेट है 70 न्यूटन नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। इसके ऊपर जो टेंशन है एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, T2 ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है, और इसका कॉमन एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है। अब अगर कॉमन एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स भी नीचे की डायरेक्शन में होगा ना। तो जो नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में होगा, इट इज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स जो नीचे की डायरेक्शन में होगा, इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। तो ये तुम्हारे पास आ गया 7 टाइम्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 70 माइनस T2। यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से मानो अगर तुमसे यहाँ पर टेंशन पूछी जाए, तो तुम इसके एफबीडी से चल लो कि भाई ये मेरे पास 8 kg की बॉडी है। 8 kg की बॉडी के ऊपर जो इकलौता फोर्स लग रहा है एक्स की डायरेक्शन में, वही तो टेंशन है। ये देखो, टेंशन एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, इसके ऊपर टेंशन ऐसे लग रही है, इसके ऊपर टेंशन ऐसे लग रही है। तो एक्स की डायरेक्शन में इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, विच इज टेंशन। और फिर बाद में यहाँ पर जो कॉमन एक्सेलरेशन है, कॉमन एक्सेलरेशन कितना है? कॉमन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है राइट हैंड साइड पे। तो नेट फोर्स भी राइट हैंड साइड पे आएगा। तो जो नेट फोर्स जो राइट हैंड साइड पे आया, इट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो जो नेट फोर्स राइट हैंड साइड पे आया, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला फोर्स माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स। यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स था ही नहीं, तो टेंशन की वैल्यू आ गई 16। देखो ना, यहाँ पर इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो इसके वेट को कैंसिल आउट कर देगा ना। वाई की डायरेक्शन में तो इसका कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो वाई की डायरेक्शन में जो फोर्स है, पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में जो फोर्स है और नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में जो फोर्स है, वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही रहे हैं। मैं अगर मानो अभी एक्स डायरेक्शन की बात करूँ, तो एक्स डायरेक्शन में भाई के ऊपर एक ही फोर्स तो लग रहा है एक्स की डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ पर टी का टेंशन लग रहा है, तो ये वही फोर्स होगा जो 8 kg की बॉडी को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा है। तो टेंशन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 16 न्यूटन। उसी तरीके से टेंशन यहाँ पर भी निकाल सकते हो, निकालोगे तुम लोग टेंशन। अब ये वाली टेंशन तुम खुद से निकालोगे। आई एम होपिंग तुम लोगों को इतना विजुअलाइज हो रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर अलग से टेंशन आएगी, और उसी तरीके से बच्चों ये दूसरी स्ट्रिंग है, यहाँ पर दूसरी टेंशन आएगी। अगर मानो मैं इन टेंशन को यहाँ पर डायग्राम में बनाऊँ भी, सो टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। मानो ये T1 टेंशन है, तो 1 kg पे ऐसे लग रही है, 2 kg पे ऐसे लग रही है। उसी तरीके से यहाँ पर टेंशन अगर T2 है, तो 2 kg के ऊपर ऐसे लग रही है, और इसी तरीके से 5 kg के ऊपर ऐसे लग रही है। तो तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो टेंशन है, इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी नो मैटर व्हाट। इसमें तुम लोगों को कहीं पे भी कंसेप्चुअल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो तुम्हें नहीं समझ आ रहा है। तो बच्चों, ये हो गया हमारे पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। मैंने तुम्हें कंसेप्चुअली को भी बता दिया है और एफबीडी की हेल्प से भी बता दिया है कि किस तरीके से एक्सेलरेशन और टेंशन को तुम लोग निकालते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप आता है वो कुछ इस तरीके का है, दिस इज वन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल। ये एक PYQ है, ठीक है। ऑल्दो PYQ आगे मैं तुम लोगों को करवाऊंगी, है ना, डोंट वरी। आगे ये देखो पूरे के पूरे PYQ का भंडार है। लेकिन अभी के लिए मैं ये वाले क्वेश्चन को पहले डिस्कस करना चाहती हूँ कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक वेज है, ठीक है। ये वेज आगे ए के एक्सेलरेशन से मूव करती है। इसके ऊपर एक और छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m। तो तुमसे ये पूछा हुआ है कि मिनिमम एक्सेलरेशन नीचे वाले वेज का कितना होना चाहिए ताकि ये वाली जो बॉडी है वो नीचे स्लिप ना करे। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ना कि नीचे स्लिप क्यों नहीं करेगी।
एक बात बताओ, अगर मैं एफबीडी की हेल्प करूँ, मानो इसको मैं पॉइंट की तरह कंसिडर करूँ, तो मैं तो जानती हूँ यहाँ पर जो एम जी साइन थीटा है नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये तो नीचे की डायरेक्शन में स्लिप होनी चाहिए। तो अगर मानो ये नीचे की डायरेक्शन में स्लिप नहीं हो रही है, मतलब एक यहाँ पर एक ऐसा फोर्स आ रहा होगा जो एम जी साइन थीटा को कैंसल आउट कर रहा होगा, है ना? तो वो जो फोर्स है ऑब्वियस सी बात है ए की वजह से ही आएगा। तो मैं एक बात बताऊं, अगर नीचे वाली वेज ए के एक्सेलरेशन से आगे मूव करती है, मतलब इसका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो पीछे की डायरेक्शन में आ गया। जैसे कि मानो एकदम से जब बस आगे की डायरेक्शन में मूव करती है तो तुम्हें पीछे की डायरेक्शन में धक्का नहीं लगता? लगता है ना? यहाँ पर बिल्कुल वही बात है कि यहाँ पर ये जो वेज है एकदम से ए के एक्सेलरेशन से आगे मूव किया, जिसकी वजह से ये वाला जो ब्लॉक है ना बच्चों, इसके ऊपर पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? इसका मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। कि मानो अगर नीचे वाली वेज ए के एक्सेलरेशन से आगे मूव की है, तो इसके ऊपर जो धक्का लगेगा वो ए के एक्सेलरेशन की वजह से पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। तो अभी तुम यहाँ पर सिर्फ तुम्हें कंपोनेंट्स ही तो बनाने हैं। देखो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। बनाओ एक बार जरा सा कंपोनेंट्स। जैसे कि ये तुम मैं ऑलरेडी जानती हूँ थीटा है, सॉरी ये वाला थीटा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो, ये मेरे पास मैं ऑलरेडी जानती हूँ ये थीटा है नहीं, ऐसे एम जी लगता है ना? तभी तो यहाँ पर एम जी साइन थीटा लगा है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एम जी साइन थीटा लगा है, यहाँ पर एम जी कॉस थीटा लगता है ना? तो अभी मैं बोलूँ अगर मानो ये थीटा है और ये मेरे पास 90 है, तो ये मेरे पास 90 माइनस थीटा आ गया। ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये भी थीटा आ गया। तो मैं एक थीटा यहाँ पर इस तरीके से बना सकती हूँ। तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, और यहाँ पर ये भी थीटा है। अब इससे मैं क्या समझ पा रही हूँ ना कि भाई एम ए का यहाँ पर कॉस कंपोनेंट आ रहा है। तो अगर मानो ये जो ब्लॉक है नीचे वाले वेज के आगे डायरेक्शन में मूव करने से, अगर मानो ये ब्लॉक नीचे नहीं जाता है, इट इज़ बिकॉज एम जी साइन थीटा को कैंसल आउट कर रहे हैं यहाँ पर क्या, एम ए कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है एटलीस्ट जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल टू होना चाहिए। इसका मतलब जी टैन थीटा के इक्वल टू होना चाहिए। इस क्वेश्चन को ना बच्चों मैं मॉडिफाई भी कर सकती हूँ। जैसे कि मानो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ, ठीक है? मैं अब की बार तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन देती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, रिपीट हो जाएगा और थोड़ा सा एक लेवल ऊपर भी हो जाएगा। तो मानो ये मेरे पास वेज है और बच्चों यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास एक छोटा सा ब्लॉक है, चलो इसको ऐसे ले लो। तो इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम। ये जो वेज की इंक्लिनेशन है उसकी वैल्यू है बच्चों थीटा। अब की बार तुमसे ये पूछा हुआ है कि भाई यहाँ पर तुम कितना मिनिमम फोर्स लगाओ। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मिनिमम एक्सेलरेशन पूछा हुआ था, तो यहाँ पर तुमसे पूछा हुआ है मिनिमम फोर्स तुम्हें कितना लगाना पड़ेगा, सो दैट ये जो स्मॉल आर्म एम मास है डज नॉट स्लिप डाउन, डज नॉट स्लिप डाउन। ये क्वेश्चन है। तो कंसेप्ट तो वही है ना कि भाई देखो, ये जो मैंने मिनिमम फोर्स लगाया है, इस मिनिमम फोर्स की वजह से ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ए के एक्सेलरेशन से मूव करेगा ना। तो इस मिनिमम फोर्स को निकालने का मतलब इस मिनिमम एक्सेलरेशन को निकालना, और मिनिमम एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन हो तो गया कि जैसे कि यहाँ पर तुम्हें सिंगल स्टेप में पूछ लिया, तुम्हें यहाँ पर सिंगल स्टेप में ये पूछ लिया कि भाई ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है मिनिमम कितने एक्सेलरेशन से आगे मूव हो, ताकि मैं ये बोल सकूँ कि ये जो इसके ऊपर ब्लॉक है वो नीचे ना फिसल जाए। तो दिमाग में आना चाहिए कि भाई एम जी साइन थीटा की वजह से नीचे तो ये फिसलना चाहिए। अगर नहीं फिसल रहा है मतलब इसको क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है एक और फोर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड का है। तो मुझे बस यही देखना था कि इस ए के एक्सेलरेशन की वजह से कितना फोर्स या फिर फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अभी नीचे वाला जो वेज है ए के एक्सेलरेशन से अगर आगे गया, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ए के एक्सेलरेशन की वजह से पीछे लगेगा, विच इज इक्वल टू इसका मास मल्टीप्लाइड बाय ए का एक्सेलरेशन। तो मैंने यहाँ पर देखा कि एम ए कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा एक दूसरे से कैंसिल आउट होने चाहिए, तभी ये जो ब्लॉक है नीचे की डायरेक्शन में नहीं स्लिप करेगा। अब की बार मैंने तुम्हें 2 स्टेप वाला क्वेश्चन दे दिया कि अब की बार मैंने तुमसे मिनिमम फोर्स पूछ लिया कि भाई मिनिमम फोर्स मैं ये वाली वेज के ऊपर कितना लगाऊं सच दैट ये जो ब्लॉक है नीचे की डायरेक्शन में स्लिप ना कर जाए। तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि इस सिस्टम के ऊपर एफ का फोर्स लग रहा है ना, तो अगर इस सिस्टम के ऊपर एफ का फोर्स लग रहा है, सो आई कैन से एफ इज इक्वल टू ये वाले सिस्टम का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो मानो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है इट इज एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये अब बिल्कुल सेम ही तो हो गया कि मानो अगर ये जो वेज है ए के एक्सेलरेशन से अगर आगे मूव करती है,
तो यहाँ पर इसके ऊपर पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इसका एक्सेलरेशन, और एक फोर्स इसका mg लग रहा है। तो इनके कंपोनेंट जब कैंसल आउट होंगे तभी मैं बोल सकती हूँ कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो तुम देखो, अगर ये मेरे पास ये वाला एंगल थीटा आया तो ये वाला एंगल थीटा आ गया, फिर ये वाला एंगल भी थीटा आ गया। तो अभी अगर तुम लोग कंपोनेंट बना दो तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है mg साइन थीटा, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है एम ए कॉस थीटा। तो ये जो मेरे पास स्मॉल एम मास है नीचे तभी नहीं जाएगा अगर यहाँ पर mg साइन थीटा को कैंसिल कर देता है एम ए कॉस थीटा। ये हम लोगों ने कर लिया कि अगर a की वैल्यू g tan थीटा के इक्वल टू हो, है ना। तो मैं बोल रही हूँ उस a को उठा के यहाँ पर रख दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास देखो आंसर क्या आया, मेरे पास आ गया g tan थीटा शुड बी इक्वल टू f डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इसका मतलब जो मिनिमम फोर्स मुझे लगाना चाहिए, जो मिनिमम एक्सेलरेशन लेके आए ताकि mg साइन थीटा और ma cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाए, वो मिनिमम फोर्स हो गया g tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, एंड दिस गिव्स यू द आंसर। सो दिस इज वन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ PYQ, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तुमसे पूछा गया था। ये देखो जी tan थीटा, ऑप्शन नंबर डी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। तो इतना कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं था बच्चों, ये तुम्हें लॉजिक लगाना है। अगर मानो मैं अब नॉर्मली बात करूं तो mg साइन थीटा की वजह से नीचे जाना चाहिए। अगर ये नीचे नहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है एक इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो ए का एक्सेलरेशन आ रहा है इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन में। नीचे वाला वेज ए के एक्सेलरेशन से अगर आगे गया, ठीक है, तो इसके ऊपर पीछे की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा इट इज गोइंग टू बी इसका मास मल्टीप्लाइड बाय ए। तो मैंने यहाँ पर देखा उस हिसाब से ए की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए ताकि नीचे की डायरेक्शन में ना स्लिप करे, इट इज जी tan थीटा। तो अगर बिल्कुल ए ही पूछा जाए तो वन स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, अगर एफ पूछा जाए तो दो स्टेप में सॉल्व करो कि भाई तुम्हें मिनिमम एक्सेलरेशन पता लग गया ना। So minimum force is going to be given by it is going to be given by mass multiplied by minimum acceleration. So minimum force is going to be given by mass capital M plus small m multiplied by minimum acceleration. तो यहाँ पर minimum force भी मैंने निकाल लिया। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर ना एक और यहाँ पर एक तरीके का क्वेश्चन आता है विच इज बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन। बैंकिंग विद फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन विदाउट बैंकिंग, दोनों हम लोग फ्रिक्शन के अंदर स्टडी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं है। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ यहाँ पर क्या क्वेश्चन टाइप है। तो बेसिकली बैंकिंग का मतलब समझो, ये थियरी नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन टाइप। जैसे पुली ब्लॉक प्रॉब्लम है, जैसे ये एक क्वेश्चन टाइप था, उसी तरीके से ये भी एक क्वेश्चन टाइप है। हर क्वेश्चन टाइप डिफरेंट है, हर क्वेश्चन टाइप तुम्हें थोड़ा सा और समझाता है कि जो ये लॉज ऑफ मोशन है किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले तो बैंकिंग का मतलब समझ लो। देखो बच्चों, अभी नॉर्मली हम लोग जिन रोड के ऊपर ट्रैवल करते हैं ना वो हॉरिजॉन्टल रोड्स होते हैं। मतलब वो ऐसे रोड्स हैं जो बिल्कुल इस तरीके से ग्राउंड के पैरेलल है। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि नॉर्मल मानो अगर ग्राउंड ऐसा है, लेकिन रोड को मैं ऐसा बना दूँ कि मानो अगर नॉर्मल ग्राउंड मेरे पास ये है, लेकिन मानो अगर मैं ऐसे सीमेंट लगा दूँ, ऐसे कंक्रीट लगा दूँ, तो अब जो अगर इसके ऊपर गाड़ी ट्रैवल करेगी वो ऐसे करेगी। नॉर्मली गाड़ी कैसे ट्रैवल करती है, ऐसे ट्रैवल करती। सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल रोड। ये हॉरिजॉन्टल रोड नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा उठा हुआ रोड है। बस इसी प्रोसेस को बैंकिंग बोला जाता है और इसी तरीके के रोड को बैंक्ड रोड बोला जाता है। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मानो बच्चों मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो है थीटा, ठीक है। तो तुमसे पूछा हुआ है कि मानो अगर ये जो गाड़ी है एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही है और एक ऐसा सर्कुलर पाथ है वो जो बैंक्ड है, तो इसकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये स्लिप ना कर जाए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं है और बिना फ्रिक्शन के तुम सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करना चाहते हो, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है स्लिप हो सकते हो, इसीलिए हम लोगों ने बैंकिंग करवा दी। तो तुम्हें सिनारियो ये गिवन है कि मानो जो सर्कुलर रोड है उसके रेडियस की वैल्यू है आर, कि मानो ये वो पूरा का पूरा ऐसे सर्कुलर रोड है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे बैंकिंग कर दे, यहाँ पर इस तरीके से गाड़ी है, तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा ना। तो मैं बोल दूंगी कि भाई यहाँ पर मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना पड़ेगा। तो मानो अगर मैं इस बॉडी की बात करूँ तो इस बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक तो mg का फोर्स ऐसे लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा। तुम देखो और कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब अगर थोड़ा सा मैं एंगल वगैरह को देखूं तो भाई अगर मानो ये वाला एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल भी मेरे पास थीटा आ जाएगा,
एक बार ज़रा सा देखो, ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा और उसी तरीके से ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा। तो अभी अगर मैं थोड़ा-सा ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर आ गया मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर आ जाता है मेरे पास mg cos थीटा, है ना? ये यहाँ पर आ जाता है मेरे पास mg cos थीटा। उसी तरीके से बच्चों उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर आ जाता है n cos थीटा और यहाँ पर आ जाता है mg, यहाँ पर आ जाता है mg। ये देखो ना, ये वाला एंगल भी फिर थीटा हो गया ना, है ना? तो क्या मैं यहाँ पर बोल दूँ कि भाई यहाँ पर जो गाड़ी है ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, मतलब यहाँ पर जो n cos थीटा है वो mg को बैलेंस आउट कर रहा है। क्या बॉडी ऊपर जा रही है? नहीं। क्या बॉडी नीचे जा रही है? नहीं। तो ये वाली एक्सिस के अबाउट मैंने फोर्स को इक्वलाइज कर दिया। अब मैं ये वाली एक्सिस के अबाउट में देखूंगी कि भाई अगर मेरे पास एक गाड़ी है जो ऐसे घूम रही है एक सर्कुलर पाथ में, जहाँ पर मानो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल जिसके अंदर वो घूम रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लगेगा। तो मुझे देखना है ना सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन का ही कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है, और कौन प्रोवाइड करेगा? तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट विच इज इक्वल टू एन साइन थीटा वो प्रोवाइड कर रहा है। ये देखो, एन साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन साइन थीटा ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया एम वी स्क्वायर बाय आर का। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ नॉर्मल रिएक्शन को मानो अगर मैं ये वाली इक्वेशन से उठा के अगर ये वाली इक्वेशन में अगर रख दूँ ना, तो मेरे पास फिर ये इक्वेशन बन जाती है और मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाती है ये। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब मेरे पास गाड़ी इस तरीके से मूव कर रही है, मानो ऐसे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है? तो अगर बॉडी की टेंडेंसी तो ऐसे जाने की है ना, बॉडी की टेंडेंसी तो ऐसे जाने की है, तो बॉडी तो स्लिप हो जानी चाहिए। जैसे बॉडी तो इस डायरेक्शन में ऐसे स्लिप हो जानी चाहिए, ऐसे स्लिप हो जानी चाहिए। बॉडी की टेंडेंसी सर्कल से बाहर जाने की है। तो अगर मानो बॉडी को अगर सर्कल के अंदर कोई रख रहा है, सो दैट इज गोइंग टू बी द सेंट्रीपिटल फोर्स ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तो फ्रिक्शन है नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है वो देखने के लिए हमें सारे फोर्सेस बनाने पड़े। जैसे कि यहाँ पर इस पल में इसके ऊपर सिर्फ इसका वेट लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अब अगर एम जी यहाँ पर है तो ऑब्वियस ही बात है एम जी कॉस थीटा यहाँ पर आएगा, एम जी साइन थीटा यहाँ पर आएगा। तो एम जी का तो कोई कंपोनेंट यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूँ तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ गया। अब तुम देखो ना बच्चों, ये तुम देख पा रहे हो ना, ऐसे दो लाइंस है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन का जो कॉस का कंपोनेंट है मैं देख रही हूँ वो तो mg को बैलेंस आउट कर रहा है, और जो मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन का साइन का कंपोनेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर दोनों इक्वेशन लिख दी, और फिर बाद में मैं जब एक इक्वेशन से नॉर्मल रिएक्शन को निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देती हूँ तो फिर मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाती है। तो ये बेसिकली वो वाली वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इस बॉडी को घूमना पड़ेगा अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, ताकि जो नॉर्मल रिएक्शन हो वो काफ़ी हो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए। तुम देखो, अगर मानो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो ये जो एन कॉस थीटा, ये जो मेरे पास एन साइन थीटा है, इतना तो सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे चाहिए, ठीक है? इतना तो ये जो एन साइन थीटा है वो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये सेंट्रीपिटल, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड ताकि जो बॉडी है सर्कुलर पाथ में घूम सके। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वेलोसिटी के ऊपर नहीं डिपेंड करता। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ताकि ये वाली बॉडी आर के रेडियस में अच्छे से घूम सके एक ऐसे रोड में जो बैंक्ड है, उसका जो मिनिमम सेंट्रीपिटल फोर्स उसको रिक्वायर्ड है वो मिनिमम सेंट्रीपिटल फोर्स इतना रिक्वायर्ड है, और वो जो मतलब आई कैन से वो सेंट्रीपिटल फोर्स इतना रिक्वायर्ड है जो ये वाली वेलोसिटी के इक्वल टू होगा। अगर मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई जो वेलोसिटी है, मानो अगर इस मिनिमम वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो बच्चों अगर वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी से ज़्यादा होगी ना, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था वो कम है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लग गया। तुम समझो बच्चों, ये इतना कुछ मुश्किल नहीं है कि अगर मानो एक और कंसेप्ट से मैं समझाऊं तो एन साइन थीटा अंदर की डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर मानो बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो लगता है, तो इसके ऊपर उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर। तो अगर मानो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि जो बॉडी है बिल्कुल बिना किसी तरीके से स्लिप किए, बिना अंदर की डायरेक्शन में स्लिप किए, बिना बाहर की डायरेक्शन में स्लिप किए एक सर्कुलर मोशन में घूम सकती है। इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन में वो घूम सकती है। लेकिन अगर मानो वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी तो एन साइन थीटा उतना ही रहा, एम वी स्क्वायर बाय आर बढ़ गया। तो ऑब्वियसली बात है वो बाहर की डायरेक्शन में जाएगी ना, वो क्या कर जाएगी, बाहर की डायरेक्शन में स्लिप कर जाएगी। तो अगर मानो वेलोसिटी जो है इस मिनिमम वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है, द कार स्लिप्स।
द कार स्लिप्स आउटवर्ड्स। और उसी तरीके से मैं दूसरा सिनारियो भी ले सकती हूँ कि मानो मैं तुम्हें बोलूँ वेलोसिटी कम हो गई, तो अभी मानो अगर वेलोसिटी कम हो गई तो एन साइन थीटा उतना ही रहा, लेकिन एम वी स्क्वायर बाय आर छोटा हो गया, तो ये वाले केस में द बॉडी विल स्लिप इनवर्ड। तो मैं तुम्हें ये बोल सकती हूँ कि ये एक ऐसी वेलोसिटी है जिसकी हेल्प से ना तो बॉडी बाहर की डायरेक्शन में स्लिप करेगी और ना ही जो बॉडी है अंदर की डायरेक्शन में स्लिप करेगी। तो मुझे यहाँ पर ये बोलना चाहिए दिस इज द वेलोसिटी फॉर नो स्लिपिंग। अगर आप किसी भी तरीके की स्लिपिंग नहीं चाहते हैं एक ऐसे बैंक्ड रोड में जिसका एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है, जिसके रेडियस की वैल्यू आर है, तो जिस वेलोसिटी से बॉडी को चलना पड़ेगा वो ये वाली वेलोसिटी है। ठीक है, वो ये वाली वेलोसिटी है। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी से अगर आप चलोगे तो भी स्लिप करोगे, कम वेलोसिटी से चलोगे तो भी स्लिप करोगे, यहाँ पर किसी भी तरीके का फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो ये खत्म होता है बच्चों हमारा लॉज ऑफ मोशन। फ्रिक्शन के ऊपर अलग से सिंगल शॉर्ट सेशन आएगा। तो फ्रिक्शन के अलावा जो भी लॉज ऑफ मोशन के अंदर था, जो भी थियरी थी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स है वो मैंने तुम्हें करवा दिए। बच्चों जब तुम लोग खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों को और समझ आएगा। अभी के लिए ऐसा करते हैं, फ्रिक्शन के अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको निपटा लेते हैं, उनको अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि तुम्हें क्लास के लेवल के बारे में पता लगे कि किस तरीके से मैंने सारी चीज़ें कवर की हुई है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख लो, फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है और बच्चों तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि बताओ कितना मोमेंटम चेंज करेगा 0 से लेके 8 सेकंड के बीच में। सो आई एम होपिंग अब ऐसे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है। फोर्स टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया होता है वो हमें चेंज इन मोमेंटम देता है। तो मैं यहाँ पर निकाल सकती हूँ, जैसे कि देखो सबसे पहला चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर आया विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया +6। पहले +6 का मोमेंटम चेंज हुआ, फिर बाद में मैं यहाँ पर देखूँ तो ये वाला एरिया आ गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो बाद में -6 का मोमेंटम चेंज हुआ और अल्टीमेटली जो मोमेंटम में चेंज आया है फिर यहाँ पर आया है विच इज़ गोइंग टू बी गिवन बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 12। तो देखो पहले +6 का मोमेंटम चेंज आया, फिर -6 का मोमेंटम चेंज आया, फिर +12 का मोमेंटम चेंज आया। तो टोटल मोमेंटम चेंज कितना हो गया, पहले +6 फिर -6 फिर +12, तो टोटल मोमेंटम में चेंज कितना हो गया 12। ऐसे क्वेश्चंस अब डिफिकल्ट नहीं लगने चाहिए। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर ये पूछा हुआ है बताओ कितना इम्पल्स इम्पार्ट हुआ है बॉल को। तो कितना इम्पल्स इम्पार्ट हुआ है बॉल को, इसका मतलब व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो अभी तुम एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो वॉल है, ये जो वॉल है बॉल के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगी, तो मानो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बॉल के ऊपर, तो इसी डायरेक्शन में जो मोमेंटम है बॉल का चेंज होगा, है ना। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ क्या करा है, एक्स डायरेक्शन को कंसिडर करना है। तो तुम देखो बच्चों, पहले ये एम वी के मोमेंटम के मैग्नीट्यूड से आई और एम वी के मोमेंटम के मैग्नीट्यूड से चली भी गई। अब मुझे मानो अगर एक्स डायरेक्शन को अगर कंसिडर करना है, ऐसे सारे क्वेश्चंस हमारी क्लास में हो चुके हैं। यहाँ पर ये मेरे पास आ जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पर ये मेरे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो मानो अभी अगर मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन को कंसिडर करूँ तो इनिशियल मोमेंटम जो एक्स की डायरेक्शन में है वो एम वी कॉस ऑफ 60 डिग्री है पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, और बाद में वो एम वी कॉस ऑफ 60 डिग्री है नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में। तो लिख दो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगर मानो मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूँ तो नेगेटिव की डायरेक्शन में है माइनस एम वी कॉस ऑफ 60 डिग्री, मतलब नेगेटिव की डायरेक्शन में है एम वी कॉस 60 डिग्री के मैग्नीट्यूड का। और इनिशियल मोमेंटम की बात करूँ तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में है एम वी कॉस 60 के मैग्नीट्यूड का। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -2 एम वी कॉस ऑफ 60 डिग्री विच इज़ बेसिकली नेगेटिव एम वी। तो तुम देख पा रहे हो चेंज इन मोमेंटम नेगेटिव की डायरेक्शन में, जो बिल्कुल जायज़ सी बात है। जब बॉल के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉल का मोमेंटम भी तो इसी डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए, है ना। तो वो हमारे आंसर ने हमें बता दिया कि भाई जो मोमेंटम में चेंज है नेगेटिव की डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड है एम वी, तो मैग्नीट्यूड एम वी आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। देखो सारे ऐसे क्वेश्चन टाइप्स हम लोग क्लास में कर चुके हैं। एक एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से एक ब्लॉक 3 पार्ट्स में टूट जाता है। उनमें से जो 2 पार्ट हैं, जिनमें से पहला पार्ट है 1 केजी का, वो 12 मीटर पर सेकंड से उड़ जाता है। दूसरा पार्ट जो है 2 केजी का 8 मीटर पर सेकंड से उड़ जाता है राइट एंगल के ऊपर। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि भाई मानो ये मेरे पास इस तरीके से 1 केजी है, ये उड़ गया मेरे पास 12 मीटर पर सेकंड से। ये जो मेरे पास दूसरा है 2 केजी का, ये इस तरीके से उड़ गया बच्चों 8 मीटर पर सेकंड से एक दूसरे से परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि भाई जो तीसरा पार्ट है
तीसरा पार्ट अगर मानो 4 मीटर पर सेकंड से उड़ता है तो उसके मास की वैल्यू बताओ। तो यार ये देखो, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमारी क्लास में हो चुका है, जब हम लोगों ने इसके मास की वैल्यू पूछी हुई है, जब हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन किए थे। कि देखो अगर मानो मैं इस रॉक की बात करूँ तो इसका रॉक का मास कितना आ गया, m+2 m+3 है ना। तो इस रॉक का मास आ गया m+3। अब मैं बोल रही हूँ कि भाई इसके अंदर एक्सप्लोजन हो रही है, तो एक्सप्लोजन अगर कभी भी होती है तो वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होती है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से थोड़ी होती है। तो मैं इसी को अपना सिस्टम मान रही हूँ कि भाई यही मेरा सिस्टम है, बस ये जो मेरा सिस्टम है पहले तो इकट्ठे m+3 मास के रॉक के तरह प्रेजेंट था। अब ये अलग अलग कंपोनेंट्स की तरह प्रेजेंट है कि अभी भाई इसके टुकड़े हो गए, अभी इसका एक टुकड़ा 1 kg का है, दूसरा टुकड़ा 2 kg का है, तीसरा टुकड़ा इसका m kg का है। तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इसको अपना सिस्टम मानती हूँ तो इस सिस्टम के अंदर जो एक्सप्लोजन हुआ है वो तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है ही नहीं। तो यहाँ पर तो भाई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो मोमेंटम कंजर्व्ड होना चाहिए। कि इनिशियली इस सिस्टम का जो मोमेंटम था जो कि जीरो था, क्योंकि पहले जो रॉक है वो रेस्ट के ऊपर है, तो अगर इनिशियली अगर मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही इसका मोमेंटम जीरो है, इसका मोमेंटम जीरो है, इसका मोमेंटम जीरो है। मैं बोल रही हूँ कि अगर सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम तभी जीरो होगा ना अगर इन दोनों की वजह से जो मोमेंटम इस डायरेक्शन में है उसको कैंसल आउट कर दे वो वाला मोमेंटम जो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम है 12 के मैग्नीट्यूड का, इस डायरेक्शन में मोमेंटम है 16 के मैग्नीट्यूड का। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहाँ पर जो मेरे पास मोमेंटम आएगा वो मेरे पास आ गया 20 के मैग्नीट्यूड का। तो अगर इस डायरेक्शन में मोमेंटम 20 के मैग्नीट्यूड का है तो यहाँ पर ये जो मेरे पास दूसरे वाला एम मास है वो कुछ ऐसी वेलोसिटी से मूव करेगा सच दैट यहाँ पर भी जो मोमेंटम है वो 20 के मैग्नीट्यूड का है। तो अगर एम मास 4 की स्पीड से मूव कर रहा है तो 20 का मोमेंटम क्रिएट करने के लिए मूव कर रहा है, मतलब मास की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5 kg। कि अगर इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम जीरो है तो फाइनली भी सिस्टम का जो मोमेंटम है जीरो होना चाहिए। तो अगर इन दोनों की वजह से इस डायरेक्शन में 20 है तो तीसरे की वजह से इस डायरेक्शन में 20 होना चाहिए। तो एम मास मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से 20 का मोमेंटम क्रिएट करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है एम मास की वैल्यू कितनी आ गई, 5 kg। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब बच्चों उसके ऊपर ना 3 फोर्सेस लग जाते हैं जैसे तुम्हें यहाँ पर डायग्राम में दिए हुए हैं। तो तुमसे पूछा हुआ है बताओ अब जो यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी है किस तरीके से चेंज होगी। तो तुम्हें वेक्टोरिकली ऐड ही तो करना है, ये चीज़ क्लास में हुई तो थी। अगर मानो बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस अगर लगते हैं तो हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं। अगर नेट फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो मोमेंटम नहीं कंजर्व रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले नेट फोर्स देखेंगे ना। तो आओ वेक्टोरिकली ऐड करते हैं। तो देखो बच्चों अगर मानो मैं इसको और इसको वेक्टोरिकली ऐड करूं तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में आता है ना। और अब तुम लोग देख पा रहे होगे ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इन दोनों का जो नेट है वो तीसरे वाले को कैंसिल आउट कर रहा है, कैंसल्स आउट। तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, नेट फोर्स की वैल्यू होगी जीरो। नेट फोर्स की वैल्यू अगर जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो पहले अगर एम मास वी की वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो बाद में भी जो एम मास है वी की वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब जो वेलोसिटी है वो इस पार्टिकल की कांस्टेंट रहेगी। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टोरिकल एडिशन है ना बच्चों। अगर एक फोर्स ऐसे है दूसरा फोर्स ऐसे है तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आएगा। तो मैं बोल रही हूँ कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो तीसरे वाले फोर्स को कैंसल आउट कर रहा है। कि देखो ये जो दोनों ब्लू में तुम लोग फोर्सेस देख पा रहे हो उसका रिजल्टेंट इतने मैग्नीट्यूड का, लेंथ ऑफ द वेक्टर कैन बी लेंथ ऑफ द वेक्टर शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो तुम देखो ना इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है ऐसे, इसका जो मैग्नीट्यूड है और तीसरे वाला जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ऑब्वियसली बात है नेट फोर्स जीरो आ गया, नेट फोर्स जीरो आ गया मतलब जो मोमेंटम है कंजर्व रहेगा, तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी बार यहाँ पर कुछ इस तरीके से गिवन है कि मेरे पास ना एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है वो है एल लेंथ की। मैंने क्या किया, इसके एक साइड के ऊपर मैंने एम मास को कनेक्ट कर दिया और जो दूसरा एंड है वो मैंने एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के एक पॉइंट के ऊपर अटैच कर दिया। अब ये जो एम मास है इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर मूव कर रहा है वी की स्पीड के साथ। तो अभी तुमसे यहाँ पर यही पूछा हुआ है व्हाट इज द नेट फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है अंदर की डायरेक्शन में।
तो नेट फोर्स जो इसके ऊपर अंदर की डायरेक्शन में लग रहा है दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा बताओ? देखो अगर मानो मेरे पास m मास की बॉडी v की वेलोसिटी से एक सर्कल में घूमती है जिसके रेडियस की वैल्यू है l, तो ऑब्वियस सी बात है जो नेट फोर्स अंदर की डायरेक्शन में लगेगा इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय दिस। लेकिन ये नेट फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये नेट फोर्स यहाँ पर टेंशन प्रोवाइड कर रही है ना। सो टेंशन इज प्रोवाइडिंग दिस नेट फोर्स, कि अंदर की डायरेक्शन में टेंशन जो लग रही है दैट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ताकि ये घूम सके। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो टेंशन प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल नहीं है, या तो टेंशन है या एम वी स्क्वायर बाई एल है, विच इज वाई ऑप्शन नंबर डी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। आई एम होपिंग इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई यहाँ पर ये जो बॉडी है इस बॉडी के ये बॉडी जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उसके अंदर टेंशन है 10 न्यूटन। इसका मतलब ये कि वो 10 न्यूटन का सेंट्रीपिटल फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रहा है, तो जहां से तुम लोग इसकी स्पीड निकाल सकते हो। तो अगर टेंशन 10 न्यूटन है तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है। तो नेट इनवर्ड फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे टेंशन प्रोवाइड कर रही है। सो टेंशन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सो द नेट इनवर्ड फोर्स इज आइदर दिस और दिस, इट इज नॉट दिस प्लस दिस। ये गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पुली ब्लॉक प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन पूछा हुआ है कि कितने कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 6 kg भारी है ये नीचे जाएगा, 4 kg हल्का है तो ये ऊपर जाएगा। कंसेप्चुअली सॉल्व करेंगे कि भाई जो कॉमन एक्सेलरेशन है इट इज द नेट फोर्स जो सपोर्ट कर रहा है इस कॉमन एक्सेलरेशन को माइनस द नेट फोर्स जो रेजिस्ट कर रहा है इस कॉमन एक्सेलरेशन को डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द ब्लॉक जो इस कॉमन एक्सेलरेशन की वजह से मूव करेंगे। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया कि टेंशन को तो हम लोगों को कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी इसका जो वेट है 40 न्यूटन, ये देखो रेजिस्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को, और इसका जो वेट है 60 न्यूटन वो सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को। तो सपोर्टिंग फोर्स मेरे पास आ गया बच्चों 60 न्यूटन, है ना। रेजिस्टिंग फोर्स मेरे पास आ गया यहाँ पर 40 न्यूटन, और मास ऑफ द ब्लॉक 4 kg प्लस 6 kg आ गया मेरे पास 10 kg। तो ये मेरे पास कितना आया, ये बच्चों आ गया मेरे पास 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 kg, विच कैन बी रिटन एज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू दिस, है ना। 2 कैन बी रिटन एज इक्वल टू 10/5, तो g/5 कितना हो गया 10/5 2। अब ये क्वेश्चन देखना, यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है। मेरे पास एक बलून है, तो अभी यहाँ पर ये जो बलून है वो है m मास का और ये नीचे जा रहा है a के एक्सेलरेशन से। ये गिवन है ये नीचे जा रहा है a के एक्सेलरेशन से, तो मैंने डायग्राम बना दिया। अब बाद में क्या हुआ, अब मैंने यहाँ से कुछ मास निकाल लिया और वही पूछा हुआ है कि कितना तुम्हें मास निकालना पड़ेगा, कि तुम इस बलून में से कितना मास निकालो ताकि ये ऊपर मूव करने लग जाए a के एक्सेलरेशन से। तो मानो मैंने डेल्टा m मास को निकाल दिया, तो अब मास रह गया मेरे पास m माइनस डेल्टा m। अब जब मैंने ये मास निकाल दिया तो अब ये ऊपर जाने लग गया a के एक्सेलरेशन से। अब देखो, अब इसका a का एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर यही पूछा हुआ है कि ये वाला मास बताओ कितना है। तो ऑब्वियस सी बात है वो ये वाले एफबीडी से आएगा, कि भाई देखो ये बच्चों थोड़ा सा ना फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है। कभी भी बॉडी अगर मानो फ्लूइड में प्रेजेंट होती है तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगता है, तो वो जो अपथ्रस्ट है वो इसके ऊपर टी के मैग्नीट्यूड का ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड में हमारी एयर भी आ जाती है। तो यहाँ पर जो एयर की वजह से जो फोर्स लग रहा है, एयर की वजह से जो बॉयंसी है, एयर की वजह से जो थ्रस्ट है, उसको मैंने टी से डिनोट कर दिया कि बलून के ऊपर की डायरेक्शन में एयर की वजह से फोर्स लगता है। वो फोर्स पहले जितना लग रहा था बाद में जितना लग रहा था बिल्कुल सेम है। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर मानो मुझे इसकी न्यूटन्स ये ऐसे इक्वेशन लिखने हो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ऑब्वियसली बात है एफ नेट फोर्स होता है, तो नेट फोर्स इंडिविजुअल फोर्स को निकाल के आता है। तो जब मैं इसकी एफपीडी को कंसिडर करती हूँ तो ऊपर की डायरेक्शन में अपथ्रस्ट लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है। ध्यान से देखो, नीचे की डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है, तो अगर एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में है मतलब नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स जो ऊपर की डायरेक्शन में है इट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स जो ऊपर की डायरेक्शन में इट इज इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स। तो मैंने सोचा कि भाई देखो मुझे डेल्टा एम निकालना है, मुझे ये निकालना है कि कितने मास को मुझे निकालना पड़ा। लेकिन जब मैं उसकी इक्वेशन लिखती हूँ कि तो यहाँ पर तो अपथ्रस्ट आ रहा है, तो अपथ्रस्ट तो मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जहाँ पर दो वेरिएबल है, अपथ्रस्ट भी वेरिएबल है और मैं कितने मास को निकाल रही हूँ वो भी वेरिएबल है।
तो अगर मुझे 2 वेरिएबल सॉल्व करने हैं तो मेरे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए, तो एक इक्वेशन मैंने यहाँ से निकाल ली, दूसरी इक्वेशन मैं दूसरे वाले एफबीडी से निकाल लूँगी। जैसे कि देखो अब बच्चों, अगर मैं ये वाले एफबीडी को कंसिडर करूँ, तो ऊपर की डायरेक्शन में अपथ्रस्ट लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है। अब एक्सेलरेशन अगर नीचे की डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स भी नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो नेट फोर्स जो नीचे की डायरेक्शन में होगा इट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, और जो नेट फोर्स जो नीचे की डायरेक्शन में होगा इट इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। तो यहाँ से टी निकाल लो, देखो टी की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी माइनस एम ए, और उसको यहाँ पर पुट कर दो, खत्म हो जाएगा ना अब तो सॉल्व। एक बार जरा सा देखो, तो मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन क्या बने, मेरे पास इक्वेशन बनी एम माइनस डेल्टा एम ए, इट इज इक्वल टू टी की वैल्यू हम लोगों ने क्या सब्सटीट्यूट की है, एम जी माइनस एम ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, माइनस डेल्टा एम, सॉरी माइनस एम जी माइनस डेल्टा एम जी। अब यार इतना तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आता होगा, इतना तो अब तुम लोग कर लोगे। ये देखो मैं ये वाली इक्वेशन लिख देती हूँ, एम जी माइनस एम ए माइनस एम जी प्लस डेल्टा एम जी, है ना। तो ये मेरे पास एम जी माइनस एम जी गया, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये था यहाँ पे, तो मैं ये मेरे पास आ गया एम ए प्लस एम ए, इट इज इक्वल टू डेल्टा एम जी प्लस डेल्टा एम ए। ये देखो, तो मेरे पास आया 2ma इज इक्वल टू डेल्टा एम जी प्लस ए। तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ गई, 2ma डिवाइडेड बाई जी प्लस ए, ऑप्शन नंबर ए। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई हो तो बच्चों देख लेना, बाकी अगर मैं फटाफट से चेक करूँ, आई डो नॉट बिलीव कोई भी मिस्टेक हुई है। ये माइनस एम ए था, यहाँ पर प्लस एम ए हो गया, प्लस एम ए प्लस एम ए, 2ma हो गया, ये यहाँ पर आ गया 2, है ना, ठीक है। ये देखो, तो ये मेरे पास आ गया आंसर। तो एफवीडी से ही तो हुआ है ये, कि यहाँ पर इन्होंने मुझे 2 सिनारियो दिए, और उन दोनों सिनारियो में 2 वेरिएबल थे। एक वेरिएबल था कि इस बलून के ऊपर एयर की वजह से कितना फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, और दूसरा वेरिएबल था मेरे पास एक्सेलरेशन, सॉरी और दूसरा मेरे पास जो वेरिएबल था वो था कितना मास मैंने निकाला है। तो अब अगर मानो मेरे पास 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए ना, तो दोनों सिचुएशन को स्टडी करके मैंने 2 इक्वेशन लिख ली और उसको सॉल्व करके आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना इजी सा है। ये 3 ब्लॉक हैं, इन 3 ब्लॉक के ऊपर एफ फोर्स लगाया हुआ है, और यहाँ पर बोला हुआ है कि जो तीनों ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इनके ऊपर जब एक अपवर्ड फोर्स लगता है तो ये मूव करते हैं एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो अगर तीनों एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं तो तुमसे पूछा हुआ है ये वाले ब्लॉक के ऊपर बताओ नेट फोर्स कितना है। तो भाई अगर तीनों ब्लॉक के कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये वाला जो ब्लॉक है ये भी तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा ना। तो ये अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है बच्चों, एक 0.15 kg की एक बॉल है, ध्यान से देखना। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है कि 0.15 kg की मेरे पास एक बॉल है, ठीक है। इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं 10 मीटर की हाइट से। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं 10 मीटर की हाइट से अगर इसको ड्रॉप कराती हूँ तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगी एक वेलोसिटी के साथ हिट करेगी विच इज़ गोइंग टू बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2gh, दिस इज प्योर काइनेमैटिक्स। तो ये जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज़ बेसिकली 10 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। अब बाद में ये बोला हुआ है कि रिबाउंड करके ना सेम हाइट तक जाती है। तो अगर मानो ये रिबाउंड करके सेम हाइट तक जाती है तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर भी कितनी स्पीड के साथ उठ रही है, इतनी स्पीड के साथ उठ रही है। जेन्युइन है ना ये, कि अगर 10 मीटर गिर के, रेस्ट से 10 मीटर गिर के अगर इतनी स्पीड गेन होती है तो कितनी स्पीड से अगर हम लोग रेस्ट तक जाएं तो 10 मीटर कवर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है 10 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो तुमसे यहाँ पर यही पूछा हुआ है कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, and the value of impulse or the magnitude of the impulse imparted to the ball, it is going to be given by the change in momentum of the ball। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है अगर बॉल के ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है इसी डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो भी बॉल का चेंज होगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि भाई बॉल का जो मोमेंटम चेंज हुआ है इट इज़ गोइंग टू बी गिवन बाय फाइनल कितना बॉल का मोमेंटम है माइनस इनिशियल कितना बॉल का मोमेंटम है। तो जो फाइनल मोमेंटम है वो ऊपर की डायरेक्शन में है जब 1.5 kg मूव कर रहा है 10 अंडर रूट 2 की स्पीड के साथ,
और जो इनिशियल मोमेंटम है वो नेगेटिव की डायरेक्शन में है जब 1.5 नहीं 0.15 है ना। तो यहाँ पर 0.15 ही कर देती हूँ मैं कि भाई पहले तो 0.15 इतनी स्पीड के साथ आया, इतनी स्पीड के साथ ऊपर की डायरेक्शन में गया, वो उसका फाइनल मोमेंटम हो गया। इनिशियल मोमेंटम की बात करूँ तो इनिशियल मोमेंटम नीचे की डायरेक्शन में है जब 0.15 मूव करता है 10√2 से। तो बच्चों अब अगर तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.3 टाइम्स ऑफ 10√2 विच इज़ बेसिकली 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2। आंसर आ गया ये कि तुम देखो ना मेरे पास यहाँ पर 0.15 kg का बॉल है, ठीक है। तो पहले वो 10 मीटर से गिरता है तो ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड को कितनी स्पीड के साथ हिट करेगा, इतनी स्पीड के साथ हिट करेगा। तो मोमेंटम कितना आ गया 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 10√2। फाइनल मोमेंटम बिल्कुल इतने ही मैग्नीट्यूड का ऊपर की डायरेक्शन में है, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम। तो आंसर मेरे पास आ जाता है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। इतने क्वेश्चन मैं ऐसे करवा चुके ना तुम लोगों को लास्ट की क्लास में भी, और ऐसा ऑलरेडी हम लोगों ने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया कि मेरे पास यहाँ पर एक शेल था एम की मास का, ठीक है। अब ये 3 टुकड़ों के अंदर बट जाता है जिनका रेशियो है 2:1, ठीक है। तो इसका रेशियो 2:1 है, तो मानो अगर मैं इसके मास को 2x ले लूँ तो इसका मास भी 2x आ जाता है, मतलब इसका मास x आ जाता है। तो अब यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जिन मासेस के जो मतलब जिन दो फ्रेगमेंट सेम मास के हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलरली फ्लाई करते हैं वी की स्पीड के साथ। तो मानो अगर ये भी वी की स्पीड के साथ गया तो ये भी वी की स्पीड के साथ जाएगा। तो अभी तुमसे इसकी स्पीड पूछी हुई है। और ये हो गया बच्चों हमारा लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट। जो कंप्लीट पीडीएफ है तुम लोगों को अब मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो कि नीट अड्डा का टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो तुम लोग बच्चों उसको चेक कर सकते हो। बाकी फ्रिक्शन के ऊपर एक सिंगल शॉट सेशन आएगा जिसके अंदर फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक जाएंगे थियोरी क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए तुम लोग वेट करोगे, जैसे मुझे अब टाइम मिल जाता है वैसे मैं उसको भी रिकॉर्ड कर दूंगी और फिर उसको पब्लिश कर दूंगी। दैट इज़ ऑल फॉर दिस क्लास एवरीवन। अगर ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, इसको और भी नीट एस्पिरेंट्स में शेयर करो और अपने जो वैल्यूएबल फीडबैक है कमेंट सेक्शन में छोड़ के जा सकते हो। दैट इज़ ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच।